पढ़ते पढ़ते मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर रहा है अपनी चाल को। 24,872 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी पर। 24,978 हालांकि डे हाई से काफ़ी दूर हैं हम, लेकिन रिवर्सल ज़रूर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक पलक झपकते शायद पॉजिटिव टेरिटरी में दोबारा आने की कोशिश करेगा। हल्का सा ये पॉजिटिव टेरिटरी में आया, डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन मिड कैप्स है जहां पर हमने देखा है एक अच्छा खासा भार बना हुआ है। 445 अंकों की गिरावट पर ये ट्रेड। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस पूरे नेगेटिव सेंटिमेंट जो मिड कैप्स ने बनाया है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। वीरू, हल्का सा बहुत मामूली सा रिवर्सल, लेकिन क्या लग रहा है लेवल्स अब 24,875 पर? गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए हर्षिता, आज मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। आपका HDFC बैंक, आपका रिलायंस, आपका L&T, आपका बजाज ऑटो, टाटा पावर, ये कंट्रीब्यूटर्स हैं स्ट्रेंथ के। लेकिन आप कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर, कोफोर्ज, इंडसइंड बैंक, इनसे प्रेशर देख रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। और एक बात देखिए हर्षिता, आप आज सुबह क्या बात हुई थी कि हमने एक शुक्रवार को एक बहुत क्रिटिकल लेवल लगाया है लो का, दैट वाज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो सुबह तक की हमारी आज की ट्रैजेक्टरी अगर बची हुई है ना हर्षिता, 690 की, 24,690 की, सिर्फ ये उसका कमाल है कि वो ट्रैजेक्टरी बची हुई है। अदरवाइज 24,900 25,000 पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आज सुबह दरअसल हुआ कि हमें एक खामखा स्ट्रॉन्ग गैप अप मिल गया। मेरी क्लियर अप्रोच थी कि लॉन्ग हायर लेवल्स पे नहीं करना है जब तक कि 25 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, जब तक कि 25,050। अब 25,050 क्या है? प्लीज़ वो सुबह मॉर्निंग की प्लेट लेके आइए। क्लियर मेंशन था हर्षिता, आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस 50 पॉइंट के दायरे में आता है। ये एक प्रेशर जोन होगा। लॉन्ग कैरी करना, लॉन्ग करना ऊपरी स्तरों पे इस पे तब आएगा जब 50,050 के ऊपर हम सस्टेन कर जाएंगे। द मोमेंट यू विल क्रॉस 916, एक स्विंग टुवर्ड्स 2050 पॉसिबल है, बट स्ट्रॉन्ग मूव तभी आएगा जब 25,050। लेकिन आप जरा एक बार बेस लेके आइए हर्षिता। क्या बात हुई थी कि ये पूरा सेशन जाएगा बिटवीन RS1 एंड बेस 1। बेस 1 था 755 693। आज की लोअर ट्रैजेक्टरी यही है। ये मैंने सुबह कहा था कि ट्रेड बाय का 2 जोन्स में इमर्ज होगा, आइदर क्लोजर टू बेस 1 और अगर हम 25,050 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर चले जाए। देखिए अगर आपने 25,050 अभी तो स्क्रीन पे है नहीं, अगर आपने लोअर ट्रैजेक्टरीज पे लॉन्ग किया है ना, रिलायंस इस वक्त एक स्विंग प्रोवाइड कर रहा है, HDFC बैंक इस वक्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मेरा मानना यही है, आप अभी उसी चैनल को ट्रेड कीजिए जो कि सुबह बताई गई थी, 750 690 ऑन द डाउन साइड और ऊपर की तरफ 24,900 और 24,950। अभी हर्षिता हमें इस 200 पॉइंट पे फोकस करना है, इससे बाहर का नहीं है। जरा प्लीज़ ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, जरा प्लीज़ कॉल्स और पुट्स लेके आइए। मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ इस बात को पुट राइटर्स के कन्विक्शन से, कॉल राइटर्स के कन्विक्शन से। आपकी स्क्रीन पे आएंगे ये। लुक एट 25,000, 27 लाख कॉल बिकी, 24,900 पे करीब 16 लाख कॉल बिकी और इन 2 स्ट्राइक्स पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.25 करोड़ के पार पहुंच चुका है। दैट्स ह्यूज एज ऑफ नाउ, एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि आज मंडे है, मात्र मंडे है आज। मेरे ख्याल से ट्यूसडे तक इनका कन्विक्शन और बढ़ जाएगा। और नीचे 24,700 24,600 के पुट्स में करीब 55 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो हर्षिता मैं अभी यही कहूँगा, वी आर इन मिड वे, बट अभी आपके लिए निफ्टी पर ये चैनल है जिसका हायर एज है 24,950 24,913 और लोअर एज है 24,750 24,690। एक बात और ऐड करूंगा, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग का कन्विक्शन 25,050 के ऊपर, लेकिन अब की बार फिर बेस लेके आइएगा 24,680 अगर वायलेट हुआ सेकेंड टाइम, then test of 100-day exponential moving average which is placed at 24,470 जो नीचे मेंशन है, बहुत ऑब्वियस है हर्षिता। तो टिल द टाइम वो ब्रैकेट नहीं टूट रहा है, इस रेंज को ट्रेड कीजिए हर्षिता। इस बीच अल्ट्राटेक के नंबर्स आ रहे हैं वीरू, बहुत ही हॉरिफाइंग शो दिख रहा है। उम्मीद से काफ़ी कम, वो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, EBITDA भी एक बार मिस है। वो स्टॉक एक बार स्क्रीन पर रखेंगे, लगभग 2% का नुकसान
डर यही है कि यहाँ से आगे गहरे क्रैक्स देखने को मिलेंगे। दालमिया भारत ने इनफैक्ट स्थिति आपको साफ कह दी थी कि बिट्टा पर टन इस क्वार्टर में दरअसल लार्जली सारी सीमेंट कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। शायद अल्ट्राटेक के साथ भी यही हुआ हो, वो स्टॉक आपके सामने दबाव में। कमिंग बैक टू इंडेक्स लेवल्स, वीरो निफ्टी बैंक कोशिश तो कर रहा है ये रिवर्सल बैठाने की, लेकिन देखिए हल्का सा पॉजिटिव में आया और वहां से फिर फिसलकर 50 पॉइंट नीचे। जैम देखिए हर्षदा, यहाँ पर जैसे कि मैं कहा था क्रॉस कॉम्बिनेशन है। HDFC बैंक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, कोटक हाथों हाथ वो ले भी रहा है। देखिए सुबह एक बात हुई थी यहाँ पे, प्लीज़ रेजिस्टेंस में लेके आइएगा कि अगर हम आपके पास शुक्रवार के लॉन्ग हैं या फिर अगर आप मॉर्निंग में भी लॉन्ग करते हैं तो एक ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री नंबर 1 52337 एंड 52540। ये चार्ट्स के मुताबिक और ऑप्शन राइटर्स के मुताबिक इस जोन में आके अपने ट्रेड्स को चेक कीजिए और रेजिस्ट कर रहा है बाजार तो लिक्विडेट कर दीजिए, मतलब स्क्वायर ऑफ कर दीजिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को। और आज का इंट्राडे हाई निफ्टी बैंक का यही है 540। क्यों? क्योंकि ये कॉलाइटर्स का जोन था, क्योंकि यूनानिमसली अगर आप देखें सारे स्टॉक फ्यूचर्स बिहेव नहीं कर रहे हैं, कोई चल रहा है तो कोई कोलैप्स भी हो रहा है। बात हुई थी कि ट्रेड अगर लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री मतलब लॉन्ग लेने का कोई ट्रेजेक्ट्री है तो वो है बेस 1। अब बेस 1 क्या था? देखिए 52,000 पे पुट राइटर था लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। 51,800 पे पुट राइटिंग भी हुई थी, 51,600 पे पुट राइटिंग भी हुई थी। और एक और चीज़ थी, निफ्टी बैंक का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिटवीन 810 एंड 700 इस 100 पॉइंट के बीच में प्लेस था। सो अभी तक के लिए टिल द टाइम आप 51,700 और 51,500 ये 200 पॉइंट का बेस नहीं तोड़ रहे हैं, तब तक बेस 1 आपकी बाय ट्रेजेक्ट्री होगी। छोटे ट्रेड से फोकस कीजिए बैंक निफ्टी पे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि क्रॉस कॉम्बिनेशंस है, 150-200 पॉइंट इस चैनल में मिले लेके आ जाइए। दोनों ही इंडेक्सेस हर्षता, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों की वेल डिफाइंड रेंज है। और मेरे को लगता है कि किसी डिसाइसिव मूव से पहले अभी ये इस रेंज में सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करेंगे। हर्षता, ओवर टू यू। तो ये इनफैक्ट इंडेक्स की बात हो रही है। अल्ट्राटेक आपकी स्क्रीन पर, नो साइन ऑफ रिकवरी, क्योंकि हर पॉइंट पर यहाँ पर दरअसल वो स्टॉक थोड़ा सा फिसलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। मुनाफे में गिरावट देखने को मिले, उम्मीद से काफ़ी कम वो नंबर आया है। बिट्टा में प्रेशर है और मार्जिन्स भी इनफैक्ट 14% पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 13% या 12.9% के आसपास आए हैं। वो स्टॉक आपके सामने अब 2% नीचे। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं आपके लिए वो काउंटर्स जो इस समय सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं। आज थोड़ा सा दबाव वाले काउंटर्स के साथ शुरू कर रहे हैं, बड़ा एक्सीडेंट, और इन पर हम आगे बात भी करेंगे। टाटा कंज्यूमर नियरली 7% से ज़्यादा टूटा है आज। कोटक, इंडसइंड बैंक, BPCL ये दूसरे काउंटर्स हैं जो दरअसल आज के दिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। इंडिया मार्ट में सब्सक्राइबर एडिशन कम होता दिखाई दे रहा है। क्लियरली पेड सब्सक्राइबर्स में पिकअप नहीं देखने को मिल रहा है, कई सारे कंसर्न्स हैं। RBL नंबर्स पर टूटा, कल कोफोर्ज के नंबर्स आएंगे, उससे पहले स्टॉक करेक्ट कर रहा है। ABB में हम देख रहे हैं करीब 5% तक का नुकसान। हालांकि तेजी बजाज ऑटो में अच्छी खासी है। HDFC बैंक ने संतुष्ट किया है मार्केट को, तो 3% ऊपर है नंबर्स के बाद। एशियन पेंट, आयशा ये दूसरे गेनर्स हैं आज के ट्रेड के। टाटा केमिकल्स, ओबरॉय रियल्टी, ओबरॉय के नंबर्स के बाद हमने देखा ये तेजी और अच्छे नतीजे थे। टाटा केमिकल्स के साथ ही LTTS और ACC ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर इस समय थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा मोमेंटम जोर दिखा रहा है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे बातचीत होगी कि यहाँ से आगे किस तरह का रवैया अपनाया जाए। फंडामेंटल्स के लिए शरद अवस्थी, फिर टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, रचना वैद, अमित सेठ हैं। यह दिन आपको बताएंगे आज के बड़े एक्सीडेंट्स और उनके पीछे कारण क्या है। 220 पर यश से समझेंगे इंश्योरेंस शेयरों में आज का मूव कितना लास्ट करता हुआ दिखाई देगा। 225 पर FMCG फोकस में रहेगा। टाटा कंज्यूमर बेहद खराब नतीजे, यहाँ से आगे की स्थिति क्या बन रही है मंगलम से समझेंगे। और साथ ही साथ ईडलवाइस सिक्योरिटीज़ के ED इंस्टीट्यूशनल रिसर्च अविनाश रॉय भी जुड़ने वाले हैं। 245 पर बजाज फाइनेंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, यतिन से जानेंगे। फिर आपके लिए पेश करेंगे परसिस्टेंट, कोफोर्ज और SRF के भी अनुमान, कंचन को जोड़ेंगे इसी पर। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारा साथ देने वाले हैं। डीलिंग रूम का जायजा 3 बजे यतिन के साथ, फिर BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश काबा सर, गुड आफ्टरनून, आपका पहला ट्रेड सर। गुड आफ्टरनून टू यू। आज का जो थोड़ा एग्रेसिव कॉल है,
और स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट, थोड़ा एग्रेसिव, राइट एट द बॉटम, ट्राइंग टू पिक द बॉटम, और कुछ नहीं, 559 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 555 का, 5 रुपए। यहां से अगर आपको मिलता है और शायद मिलेगा, टारगेट होगा 570 का, एग्रेसिव कॉल बर्जर पेंट। अगर एक बार 570 चला जाएगा तो कल परसों भी ऊपर जाएगा बर्जर पेंट। में एक मौका तेजी का बन रहा है। मानस, आपका ट्रेड? यू बैंक में हर्षिता जी बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो वो नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से ही बन रहे थे। आज स्टॉक ने एयू बैंक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, तो एयू बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 681 781 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 700 माफ करिएगा 681 681 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 640 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले, एट द मनी 670 का ऑप्शन ले ले, पुट ऑप्शन 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कोलैप्स होता हुआ मानस जी का शॉर्ट कॉल। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, मेरा ट्रेड इस वक्त शॉर्ट साइड पे रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में। नंबर्स को देखते हुए और चार्ट की मूवमेंट को देखते हुए लग रहा है कि ये 10,600 टच करना चाहिए, 600 650 के आसपास पोजिशनली जाना चाहिए कल तक। और यहाँ पे 11,000 के एसएल के साथ इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। एज ए डिस्क्लोजर ही हमारे क्लाइंट्स के पास भी है ऑप्शन के थ्रू। अल्ट्राटेक, हम अभी भी नंबर्स भी पढ़ रहे थे, बहुत ही वीक परफॉर्मेंस कंपनी का बनता दिखाई दिया है और हर टिक के साथ दरअसल स्टॉक क्रैक करता हुआ, जब हम मेंशन कर रहे थे नंबर्स करीब 1.5-2% की तरफ फिसल रहा था, अब 2.5% तक का नुकसान आ गया है। आगे बढ़े इससे पहले शरद अवस्थी, अल्ट्राटेक के नंबर्स, यहाँ पर एक क्लियरली टेक्निकल ब्रेकडाउन की भी संभावना बन गई है और वही रचना जी पॉइंट आउट कर रही हैं, लेकिन दालमिया भारत का खराब परफॉर्मेंस, अब अल्ट्राटेक का खराब परफॉर्मेंस, ये सीमेंट के लिए क्या वॉश आउट क्वार्टर रहेगा? जी, हो सकता है। मुझे लगता है कुछ तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी स्लो डाउन था और बाकी अगर आप देखें तो मॉनसून और हीट वेव्स दोनों चीज़ों की अलग-अलग एरियाज़ में मार थी। तो मुझे लगता है वो भी एक स्लो डाउन है, प्लस कोक के प्राइसेज़ इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं, लगातार थोड़ी बहुत अपसाइड ही देखने को मिल रही है। तो वहाँ से भी थोड़ा प्रेशर आया होगा रॉ मटेरियल मिक्स की कॉस्ट में। तो मुझे लगता है रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर और टॉप लाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, हालाँकि टॉप लाइन के नंबर्स तो शायद एक्सपेक्टेशन के आसपास ही हैं। बट EBITDA और बॉटम लाइन के लेवल पे मिस है और अल्ट्राटेक चूंकि सबसे एक्सपेंसिव अपर साइड अपर क्वार्टाइल जो सीमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन में मिलती है वो उनको मिल रही है, उस क्वार्टाइल में वो पेस्ड है। तो मुझे लगता है ऐसी वैल्यूएशन जब आपको मिलती है तो डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश कम होती है। हालांकि मैं मानता हूं कि जनरली सीमेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स काफी बेटर रहना चाहिए। बट अल्ट्राटेक जैसी जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है वहां डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश कम होती है, तो हो सकता है आपको स्टीप रिएक्शन दिखे एक आध दिन तक, जब तक मैनेजमेंट की क्लियर कमेंट्री नहीं आती कि रीजन क्या है। ओके, तो अल्ट्राटेक पर आपके लिए वो राय, देखते हैं क्या कुछ और डिटेल्स हाइलाइट्स निकल कर आती हैं। रचना, शरद जी आपका लगे हाथ ट्रेड दे दीजिए, फिर बाकी जानकारों से बाकी टेक्निकल ट्रेड्स ले लेंगे। इंडसइंड बैंक होगी हमारी आज की ट्रेड, आज की पिक। हमें लगता है काफी बढ़िया करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है। आने वाले समय में एनपीए नेट एनपीए लगभग 0.6-0.7% के आसपास है, वहां कोई खास प्रेशर देखने को नहीं मिलना चाहिए। और सेकेंड हाफ हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक्स के लिए काफी बढ़िया रहना चाहिए। ये क्वार्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है नंबर्स में। सेकंड क्वार्टर में जैसे जैसे पोस्ट मॉनसून इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पिकअप आता है, प्लस ज्यादातर फेस्टिव सीजन भी इस क्वार्टर में बंडल इन होता है। तो हमें लगता है ये क्वार्टर के नंबर्स आपको काफी बेटर देखने मिलेंगे। Q2 में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिले, बट Q3 ऑनवर्ड्स काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और ज्यादातर बैंक्स की ग्रोथ सेकंड हाफ लेडन होनी चाहिए, तो सेकंड हाफ काफी बेटर होगा। और अभी रिसेंटली अभी स्टॉक थोड़ा करेक्टेड है, तो हमें लगता है काफी डिसेंट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप लाइन में आसानी से 18 से 20% जैसी एडवांसेस ग्रोथ बैंक क्लॉक इन कर लेगा। एनआईएम्स भी लगभग 4.5 4.25% के आसपास की क्लॉक इन हो जाएगी और अगले साल FY26 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बुक वैल्यू लगभग 1040 1030 के आसपास होनी चाहिए और 1.8 टाइम्स का प्राइस टू बुक आसानी से मिलना चाहिए। तो 1700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इंडसइंड बैंक काफी बढ़िया बेट लगती है। ओके, इंडसइंड बैंक 1303 पे कॉल है आपकी, और याद रखिएगा ये कोई डे ट्रेड नहीं है, ये एक लंबे प्रोस्पेक्टिव से कॉल दी गई है।
अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काफी अच्छा आज कर रही हैं। एचडीएफसी लाइफ का स्ट्रक्चर वैसे भी काफी पॉजिटिव है। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक एक अच्छा खासा होल्ड कर रहा है और थोड़ा सा मार्केट यहाँ स्टेबलाइज होगा तो आई थिंक इट्स रेडी फॉर एन अपमूव। 747 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 737 का और टारगेट्स रहेंगे 765 रुपीज के एचडीएफसी लाइफ में। HDFC लाइफ में 765 के लिए एक मौका इस समय बन रहा है। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है डॉक्टर रेड्डीज पे, बहुत बढ़िया सेटअप है। मुझे लगता है जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है पोस्ट ब्रेकआउट, आई थिंक दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट। तो बाय करें डॉक्टर रेड्डीज, स्टॉप लॉस रहेगा 6690 का। और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी मुझे लगता है इंटरडे टारगेट करीबन 6700 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अगर 6700 के ऊपर क्लोज होता है तो डेफिनेटली 6800 800 प्लस के टारगेट निकलेंगे। तो डॉक्टर रेड्डीज इज अ बाय। डॉक्टर रेड्डीज में एक मौका तेज़ी का आपके लिए आज बन रहा है। चलिए, तो ये इनफैक्ट बाय साइड का ट्रेड होगा। कई स्टॉक्स की बातचीत हुई है, लेकिन एक दो काउंटर्स या फिर एक पॉकेट पर मेरी नज़र जा रही है, वो है ऑटो कंपनियां। ऑटो में आप गौर करिएगा, बजाज ऑटो 6% का OI एडिशन, इनफैक्ट निफ्टी ऑटो आपके सामने 100.2 पर, बजाज ऑटो 3-3.5% ऊपर, आयशा मोटर्स में 1% से ज़्यादा का इजाफा, TVS, M&M जैसे काउंटर्स इन सब में पुल बैक है। पिछले हफ्ते बजाज ऑटो के बल पर ही मार्केट पूरा टूटा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो 15 दिन हैं फेस्टिव सीजन के, वहाँ पर सेल्स इतनी कुछ खास है नहीं जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। ये जो ऊपरी लेवल से टूटा ये काउंटर अब थोड़ा बहुत पुल बैक आया है। रचना जी, 10,482 के लेवल्स पर जो फ्यूचर का भाव है, खरीदारी बन रही है या नहीं, या फिर ये एक धोखा है, एक फेक ट्रेड है? जी, बजाज ऑटो में मेरे हिसाब से 10,600, जस्ट अ मोमेंट, 10,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है। अगर वो रेजिस्टेंस टेकआउट हो गया तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आएगी, लेकिन वो रेजिस्टेंस अभी तक टेकआउट हुआ नहीं है, सो वी शुड वेट टिल देन। 10,600 के आसपास का रेजिस्टेंस अगर रोक लिया रैली को, तो दोबारा धीरे से करके वो डाउन जाना शुरू करेगा। सो 10,600 शुड बी अ मेक और ब्रेक पॉइंट, और तब तक के लिए यहाँ से वहां तक के लिए छोटा सा एक अपू के लिए खेलना हो तो खेल सकते हैं, पर इन दैट केस बुक आउट एट अराउंड 10,600। ओके, बजाज ऑटो 10,456 पे हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 पे इनकी मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी। उसके बाद से अगर आप देखिए, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव है, रिकवरी है, नॉट एग्जैक्टली अपमूव बट रिकवरी है। मीनवाइल निफ्टी के लिए रिलायंस की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आई मीन सब्सटेंशियल वेटेज रखता है ये। एक बार रिलायंस को रीड करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, मैं जिस चैनल की बात कर रहा था निफ्टी की, जो कि 25,000 के नीचे है और लगभग 24,700 के ऊपर है, उससे बाहर निकालने में रिलायंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होगा। और रिलायंस को मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस पोस्ट 1 अक्टूबर यानी इस सीरीज़ में पहली बार एक सीरियस अटेम्प्ट ले रहा है टू टच इट्स शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रिलायंस ने मेरे ख्याल से 24,800 तक जब हम गिर रहे थे, गिरते हुए क्रम में काफ़ी प्रेशर डाला था, लेकिन पिछले 3 दिन से 4 दिन से रिकवरी मोड में है। अमित, रिलायंस पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है? क्योंकि कुछ देर के लिए जब मैं इसको एक सेंस लेने के लिए कि ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस क्या कर रहे हैं, मैं वीकली पे गया और वीकली पे आई थिंक एक सीरियस बेस होता है इसका, क्लोजर टू 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहीं पे उसी ट्रैजेक्टरी में जाके इसने एक बेस बनाया ना। कमिंग बैक टू डेली पे 10 डे मार्क को क्रॉस करता हुआ फर्स्ट टाइम पोस्ट 1 अक्टूबर। रिलायंस आपको क्या सेंस दे रहा है? अगर एक कॉल लेनी हो रिलायंस पे, क्या रहेगी वो? जी वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल कहा कि वीकली में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से स्टॉक टर्न करने की कोशिश कर रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 7 अक्टूबर का जो स्विंग लो था, जो रिलायंस में टूटा था कुछ 3-4 दिन पहले, रिलायंस ने वो रीगेन कर लिया, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर प्राइस और RS का इसका देखें तो देयर इज अ मोमेंटम डाइवर्जेंस ओवरसोल्ड एरिया में है, तो ये डाइवर्जेंस कम से कम स्टॉक को अपने 10 डेमा तक लेके जा सकती है एक पुल बैक मोड में। तो इसमें यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखेंगे 2710 रुपए का, और टारगेट्स प्रोबेबल रहेंगे इस पुल बैक में 2775 एंड 2800 तक के रिलायंस में। ओके, तो ये फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है 2800 की तरफ ये अटेम्प्ट। और RIL पिछले पूरे हफ्ते थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था, नंबर्स के बाद ही थोड़ा सा साइडवेज था। अब
लौट रहा है इसमें खरीदारी का एक्शन। चलिए, ये है फिलहाल आपके लिए कुछ ट्रेड जहां पर तेजी की पोजीशंस ली जा सकती है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज सुबह से ही झटका लगा है। दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंडिया मार्ट हॉरिफाइंग शो है, 18% का नुकसान, और आरबीएल बैंक भी 14% नीचे। रिकवरी का कोई नाम नहीं इन स्टॉक्स में। हुआ क्या है, इतने बड़े एक्सीडेंट्स क्यों बने हैं? यतन हमारे साथ है। यतन, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और इस जो क्वार्टरली रिजल्ट सीजन है, इसमें हम रिएक्शन वाइज बहुत ही एग्रेसिव रिजल्ट रिएक्शन देख रहे हैं स्टॉक्स पे। बड़े बड़े स्टॉक्स में भी एक बड़ी पिटाई आपको आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया मार्ट नंबर्स अगर आप Q2 फेस ऑन इट देखें तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जो इंटरनल्स हैं वहाँ डेविल इन द डिटेल है, क्योंकि इनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन के, यहाँ कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है। इनफैक्ट कलेक्शंस में भी जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ दिक्कतें आने वाली हैं, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। इनफैक्ट आज जेफरीज ने इंडिया मार्ट के शेयर्स को डाउनग्रेड किया है 2540 के टारगेट के साथ, और कहीं ना कहीं ये जो Q2 की ग्रोथ मॉडरेट हो रही है ये बाजार को पसंद नहीं आया। अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो केवल 5% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं अगर 10 से 15% की सब्सक्राइबर एडिशन नहीं होती है ग्रोथ वाइज, तो ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। इनफैक्ट जेफरीज ने लगभग 12% तक इनका EPS अनुमान भी काटा है। दूसरी बात है, आरबीएल बैंक की अनुमान से बेहतर नंबर्स की उपेक्षा थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो केवल 222 करोड़ आया। अनुमान था कि लगभग 280 करोड़ का पैट आएगा। एसेट क्वालिटी भी देखें तो प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ग्रॉस NPA बढ़ के 2.88% हुआ है, जो पिछले क्वार्टर 2.69% था। तो ग्रॉस NPA बढ़े हैं, नेट NPA बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको एक मार आती हुई दिखाई पड़ी है, जिसके बाद शेयर में आज 10 से 15% का नुकसान देखने को मिल रहा है। ओके, आरबीएल बैंक और एक्सीडेंट ऑफ द डे, और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे इंडिया मार्ट है। कहते हैं शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आरबीएल बैंक को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आरबीएल बैंक वो उन बैंकों की श्रेणी में है जिसने बीते 3 महीने में कभी किसी स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, और वीकनेस के दौर में ये ऐसा पार्टिसिपेट कर रहा है कि पूछे मत। अब ये इवन वीकली पे नंबर्स के बाद, मतलब हम कभी कभी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं डेली पर नेगेटिव क्रॉसओवर्स की, लेकिन यहाँ पे अब वीकली पे नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। शरद जी, एक होता है ना टैड बुल लिक्विडेशन, फाइनली वो भी एग्जिट करे क्या, जिसने काफ़ी समय से एक रिकवरी के व्यू के तहत इसको होल्ड किया था। बड़ी अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई थी मई 2019 में, उसके बाद इस ट्रैजेक्टरी में आया 300-225 की ट्रैजेक्टरी में, अब फाइनली 176। करना क्या चाहिए? आप आरबीएल को आइसोलेशन में मत देखिए। अगर मेरे पास इसी समय कोई और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है अच्छे वैल्यूएशंस पे, तो क्या स्विच करना चाहिए क्या? देखिए, बैंक्स में क्या है, एसेट क्वालिटी कंसर्न जहाँ पे भी रहेगा वहाँ थोड़ा स्टीप रिएक्शन मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप ये उम्मीद करते हैं कि उस एसेट क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। मुझे लगता है आरबीएल 0.8 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कल तक था। आज वाली फॉल के बाद आप 0.7 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा होगा, 0.7 0.6 टाइम्स। तो ज्यादातर पेन शायद प्राइस में ऑलरेडी है। रादर देन इन प्राइसेस पे आप हड़बड़ा के एग्जिट करें, मेरे हिसाब से मेजर लॉसेस जिसके पास भी होंगे, अगर आप पीक प्राइसेस वगैरह देखें 300 के आसपास, तो वहां से डिसेंट हमने ऑलरेडी मूवमेंट देख ली है। तो मुझे लगता है ज्यादातर पेन शायद प्राइस में है। 0.6 0.7 टाइम प्राइस टू बुक में बहुत ज्यादा अब यहाँ से गिरने की गुंजाइश मुझे कम लगती है, अनलेस एंड अनटिल व्यू ये बनता है कि ये पूरी तरह कोलैप्स होकर खत्म हो जाएगा, जो मुझे लगता है एक लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। जहाँ तक एनपीए प्रेशर्स का सवाल है, पिछले 3-4 सालों में ये कभी उससे बहुत ठीक से उभर नहीं पाए, तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम इनके नंबर्स में अभी भी है। बट 0.6 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मुझे लगता है ज्यादातर शायद जो एनपीए इशू है वो प्राइस में ऑलरेडी है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रख सकते हैं तो आपको इन लेवल्स पे एग्जिट नहीं करना चाहिए, पुल बैक का वेट करिए। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स जनरली अक्रॉस द बैंक्स थोड़े बेटर नंबर्स आने चाहिए सेकंड हाफ में, तो वहां आपको मोस्ट प्रोबेबली अगले 3-4 महीनों में एक बेटर एग्जिट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे अंदर होके बेचने की अब जगह मेरे हिसाब से कम है। बट एट द सेम टाइम चूंकि एनपीए साइकिल में हमने कोई ऐसी बड़ी इंप्रूवमेंट देखी नहीं है, तो फ्रेश बाइंग बहुत एडवाइजेबल नहीं होगी अनलेस अनटिल आप डिटेल में आपको ये लगता है कि एनपीए साइकिल उनका घूम जाएगा। जहां तक इस स्पेस में खरीदने की बात है, मुझे लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक एरिया है जिसको हम देख रहे हैं।
फ्यूजन एक स्टोरी है जहाँ काफी बड़ी करेक्शन आई है और वो हम लोगों को अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगले 6 महीनों में मुझे लगता है जैसे जैसे जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं वहाँ एक बढ़िया रिकवरी देखने मिल सकती है। बट आरबीएल में अभी तक जो क्लैरिटी है वो कहीं भी इस पे इशारा नहीं कर रही कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। बट पॉजिटिव साइड पे ये है कि सेकंड हाफ में जो आपके एडवांसेस ग्रोथ है उसमें थोड़ी लीप मिलती है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको जीएनपीए प्रेशर वगैरह कम देखने मिले और वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से ज्यादातर पेन शायद प्राइस बिड है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से खोज पाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ इंडिया मार्ट, पहले तो मानस, इंडिया मार्ट जिस तरह से बिखरा है, ये एक स्टॉक है जो हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। बताइए चार्ट्स पर अब क्या स्थिति, कितनी बिगड़ी है और कितना और टूटने की गुंजाइश है? देखिए, अगर हम चार्ट्स पे देखें तो स्थिति तो खराब लग रही है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। पॉइंट ये है कि अब ये स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है 2220, ये आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं और कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की, लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। शरद, फंडामेंटली क्या आपको लग रहा है, क्योंकि इससे पहले आशीष भी बात कर रहे थे मैनेजमेंट से, देखिए सिचुएशन तो अलार्मिंग है कि पेइंग सब्सक्राइबर्स या पेइंग कस्टमर्स से उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं आ रहा है जितना शायद पहले आता था। यहाँ पर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर सिर्फ 5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। यूनिक रजिस्ट्रेशंस में भी पेड कस्टमर्स की संख्या इस क्वार्टर बहुत मामूली सी, सिर्फ 2400 के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो क्रीम निकलता था इंडिया मार्ट में वो प्राइमरीली इन पेड कस्टमर सब्सक्राइबर्स से ही आता था, सब्सक्रिप्शन से ही आता था, उसी में इजाफा नहीं है? जी, मुझे लगता है जैसे शॉर्ट टर्म का तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है बियॉन्ड FY25 में एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी बॉटम लाइन के लेवल पे। लेकिन उसके बियॉन्ड जैसे जैसे बिजनेस मैच्योर होता है आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 10-15%, 20% जैसी CAGR रहेगी बॉटम लाइन में। तो 15-20% की CAGR के सामने आप उसको प्लेटफॉर्म बिजनेस की तरह 10-11 टाइम EV टू सेल्स, मुझे लगता है वो थोड़ी अग्रेसिव वैल्यूएशन है। और प्योरली अगर पीई के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है अभी भी कितना 25-26 लगभग 30 टाइम फॉरवर्ड के हिसाब से FY27 की अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा होगा, थोड़ा बहुत FY26 एस्केलेट हो भी जाता है। तो मुझे लगता है 30 टाइम फॉरवर्ड पे लगभग फेयरली टू स्क्वायरली वैल्यूड है, बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना शायद मुश्किल होगा। थोड़ा बाजार में मोमेंटम रहता है, थोड़ा रिस्क ऑन वापस आता है तो हो सकता है एक आपको अपटिक मिल जाए अगले 3-4 महीनों में। बट वो बाजार के साथ साथ, बट इन वैल्यूएशंस पे मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इनको प्लेटफॉर्म बिजनेस वाली वैल्यूएशन मिल रही है, इनमें आपको ग्रोथ रेट्स वगैरह एक ज़ोमैटो, नाइका या ऐसी स्टोरीज की जैसी ग्रोथ रेट नहीं है। तो टिपिकली प्लेटफॉर्म बिजनेस वाली वैल्यूएशन 10-11 टाइम्स EV टू सेल्स मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रेच वैल्यूएशन से अभी भी 10% करेक्ट हुआ है 9 टाइम, तो मुझे लगता है ये अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। प्योर अर्निंग्स के हिसाब से भी 10-15-20% की ग्रोथ के लिए आप 20-30 से ज्यादा की मल्टीपल देना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहा तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2700-2800 तक के भाव आपको बीच बीच में मिल जाएं जब कुछ पॉजिटिव आए तो। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये लगभग फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है, शायद अगले 24 से 36 महीने लगभग फेयरली प्राइस्ड इन है अभी प्रभाव में। इंडिया मार्ट देखते हैं यहाँ से आगे रिकवरी में कितना समय लगता है, क्योंकि नंबर्स तो बहुत ही ख़राब थे। चलिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। इंश्योरेंस कंपनियाँ आज थोड़े से फ्लेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि GST पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो ओवर द वीकेंड बैठक हुई है, इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST हटाने की सिफारिश की गई है। फैसला कैसे लागू हो सकता है, साथ ही इसका इम्पैक्ट कितना लॉन्ग टर्म आएगा इस सेक्टर पर, हमारे साथ CNBC TV 18 के यश जैन जुड़ गए। यश, बताइए। हर्षिता, तो जैसा आपने समझाया, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स आज फोकस में हैं, और वो प्राइमरीली इसलिए है क्योंकि ओवर द वीकेंड एक पॉजिटिव अपडेट आया इनके लिए। सालों से जो इन दो सेक्टर्स की मांग रही है कि GST इन पे या तो फिर कम किया जाए या फिर हटाया जाए, फाइनली जो GST ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या GOM है, उन्होंने ये सजेशन दिया कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे GST कम करना चाहिए या हटाना चाहिए। इस वजह से ये दोनों सेक्टर्स आज फोकस में है। हेल्थ इंश्योरेंस की पर्टिकुलरली बात करें तो ये किस तरीके से संभव हो सकता है कि GST कम या हटाया जाए।
5 तरीके हैं जो कि सारे कंसिडर हो रहे हैं जीओएम की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहला तरीका ये है कि सारी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उन सब पे जीएसटी जो कि फ़िलहाल 18% है उससे हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए, 0 पे लाया जाए। दूसरा तरीका ये है कि 5 लाख का सम अश्योर्ड, 5 लाख का अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड है तो उस पे जीएसटी 18% से 0% पे लाया जाए। तीसरा तरीका ये है कि सीनियर सिटीजन्स जो है उनके लिए जो ये 18% जीएसटी है उसे कम्प्लीटली हटाया जाए। चौथा, इससे ही जुड़ा हुआ प्रपोजल जो अंडर कंसिडरेशन है वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो 18% जीएसटी है उसे कम करके 5% पे लाया जाए। और आखिरी तरीका जो कंसिडर किया जाएगा वो ये है कि सभी तरीके के प्रीमियम पे 18% जीएसटी को घटाकर 5% जीएसटी पे लाया जाए। मैं सवेरे से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, जानकार सभी से बात कर रहा हूँ समझने के लिए कि कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री से लार्जली ये फीडबैक आ रहा है कि ये हो सकता है कि जो जीएसटी सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे लगता है उसे 18% से 5% पे लाया जाए। ये एक कंसेंसस इंडस्ट्री में आज की तारीख में है कि ये आ सकता है। पर एट द सेम टाइम अगर ये आता है तो मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये एक नेगेटिव होगा पॉजिटिव से ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री या जो इन्वेस्टर्स है वो सोच रहे हैं कि ये पूरा 18% जीएसटी निकल जाएगा सभी पॉलिसीज़ के लिए। उसके विपरीत इंडस्ट्री का कंसेंसस ये बन रहा है कि ये 18% से 5% लाया जाए, वो भी सबके लिए नहीं, सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए। उस हालात में ये पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी छोटा होगा। बहुत छोटा पोर्टफोलियो है और उसमें भी आप पूरा 18% नहीं निकाल रहे, उसे 5% पे लाकर खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक कंसेंसस बन रहा है और अगर ये आता है तो ये हल्का सा नेगेटिव हो सकता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। शुक्रिया यश, आपने जो पहला विकल्प बताया जिसकी आप खुद ही बात कह रहे हैं कि शायद ना हो पॉसिबल, उसी में अगर आप देखें शायद पूरा सेक्टर में एक बड़ा मूव दिखाई दे, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि यश ने कहा कि अगर दूसरे विकल्प पे ध्यान दिया गया तो शायद वो इंडस्ट्री के लिए इतना पॉजिटिव नहीं, क्योंकि पहले से ही होप बिल्डअप है। सुबह से काफ़ी इस स्पेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज सुबह हम ICICI लोम्बार्ड से बात भी कर रहे थे संदर्भ में। यश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें अगर चार्टी के लिए वेल प्लेस्ड अगर कोई स्टॉक है तो वो मेरे ख्याल से इस वक्त सब, मैं अभी शरद जी के पास नहीं जाऊँगा इसके लिए, HDFC लाइफ सुबह से 3 बार इस पर कॉल जा चुकी है। बहुत संक्षेप में इस पर रचना जी, HDFC लाइफ पे आपका टेक 747। रचना जी, वो एक अनम्यूट बटन है, जरा वो दबाना पड़ेगा आपको कुछ देर के लिए। या सॉरी, मैं खुद भी चार्ट्स देख रही थी, मुझे भी यही लगा HDFC लाइफ इज द ओनली वन व्हिच इज वेल प्लेस्ड और यहाँ पे 747 के ऊपर प्राइस है। अगर ये काउंटर 737 होल्ड कर गया तो ये ऊपर की साइड पे 760 की तरफ जा सकता है इन अ फ्यू डेज ऑफ टाइम। बाकी के काउंटर्स के कंपैरेटिवली ये डेफिनेटली वेल प्लेस्ड है। ये HDFC लाइफ की थोड़ा सा शायद बेहतर है। एक पॉकेट जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो है आपका FMCG पैक। FMCG इंडेक्स पहले तो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखिए अब तक 2 दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आए, एक नेस्ले और दूसरा ऑफ कोर्स टाटा कंज्यूमर। दोनों ने थोड़ा सा निराश किया। इस हफ्ते फिर HUL ITC के नंबर्स का इंतजार रहेगा। अब जिस तरह की तस्वीर इन पहले 2 नंबर्स की उभर कर आई है, क्या संकेत बन रहे हैं? मंगलम हमारे साथ है, आगे ऑफ कोर्स अवनीश रॉय से भी डिटेल में बातचीत करेंगे। मंगलम, लेकिन जो किक ऑफ हुआ है Q2, ये नेस्ले और टाटा कंज्यूमर दोनों ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। हाँ, ये तो सिर्फ रिजल्ट्स है। इसके पहले जो अपडेट्स आए थे वो भी काफ़ी अच्छे नहीं थे। और अगर आपको याद होगा तो इसके पहले जो कंजम्पशन सेक्टर पे डीमार्ट का प्रतिक्रिया थी वो भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई। तो पहले एक आपको जो इकोसिस्टम अभी एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले रूरल डिमांड धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, पर शहरों में थोड़ी सुस्ती आ गई है। पहले हम देखते थे अर्बन डिमांड अच्छा था, अब शहरों में सुस्ती है, रूरल डिमांड थोड़ा सा अच्छा है। कंपटीशन का स्तर भर गया और ये आप कंपटीशन सिर्फ स्टेपल्स में साबुन वर्सेस साबुन नहीं देखेंगे, आप देखेंगे रिटेल में क्विक कॉमर्स का भी कंपटीशन है आपके स्टोर्स के साथ। ज्वेलरी में लैब ग्रोन का कंपटीशन है डायमंड स्टडेड ज्वेलरी के साथ।
और आप किसी भी चीज़ों में देखें, बेवरेजेस में कैंपा, रिलायंस का जो कैंपा प्रोडक्ट है उस वजह से कंपटीशन आ गया है, और पेंट्स में बिरलास का कंपटीशन है ही, तो कंपटीशन का ये जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आउट ऑफ होम अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण से जो लोग बाहर में कोई चीज़ खाते पीते थे वो कम हो गया, और रॉ मटेरियल की कीमतों में भी थोड़ी सी अब तेज़ी आनी चालू हो गई है। जो डिफ्लेशन साइकिल है हो सकता है ख़त्म हो गया, तो यहाँ से मार्जिन ग्रोथ थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा कंपनीज़ को। टाटा कंज्यूमर जैसे देखिए, नरिश्को जो ब्रांड है उसमें नरमी आई थी इन्हीं वजहों से, आउट ऑफ होम और कंपेटिटिव रीजंस के कारण। आप नेस्ले देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ में 1.5% की घटौती हुई थी, वो भी नेगेटिव था, मार्जिन भी अनुमान से कम थे। और आप डीमार्ट भी देखिए, मैनेजमेंट ने क्विक कॉमर्स के असर की बात कही, उस वजह से स्टॉक भी बहुत नीचे हो गया था। ये तो सिर्फ नंबर्स जो आ गए वो। बिजनेस अपडेट अगर आप डाबर में देखें तो वॉल्यूम और मार्जिन पर बेवरेज बिजनेस की इन्वेंट्री करेक्शन का असर होगा। आप मैरिको देखिए, घरेलू बिजनेस में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है। मैरिको में सिर्फ एक अच्छी बात इस बार ये है कि बांग्लादेश का जो डर था वो चला गया, बांग्लादेशों की घटनाओं का लंबा असर नहीं हुआ इस बिजनेस पे। और जो तीसरा अपडेट आया था वो गोदरेज कंज्यूमर का था, उन्होंने भी कहा कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहाँ पे महंगाई और कंपटीशन का असर है, इसलिए उनकी जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो पहले जैसी थी अब नहीं होगी। तो अब नंबर्स जो आने वाले हैं उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं? HUL मिड सिंगल डिजिट सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, ITC उसके बाद आएगा, उसके बाद 2 to 3% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद। और हम और भी कंपनीज को जैसे देखें तो जो नंबर्स आएंगे उस वजह से हम FMCG सेक्टर पर ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैनेजमेंट क्या कहेगा, बिकॉज अभी तो वीकनेस है, बट अगर उन्होंने ये कहा कि दिवाली के कारण पिकअप अच्छी है तो ग्रोथ और भी अच्छी हो सकती है, या नहीं तो अब हम एक बहुत प्रेसिपिटस जगह पर खड़े हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। बहुत ही पेचीदा स्थिति है। अब देखते हैं क्या निकल कर आएगा, क्योंकि अब तक डिमांड जहां पर रूरल में थी, रूरल में लौट रही है, अर्बन में कम हो रही है। पहले अर्बन में थी, रूरल में नहीं थी, तो ये catch-22 सा मामला बना हुआ है। शुक्रिया मंगलम इस अपडेट के लिए। अवनीश रॉय को जोड़ लेते हैं। अवनीश, अब स्थिति में बताइए क्या लग रहा है? हम बीच मझधार में है, ना इस तरफ ना उस तरफ। इतना चिंता करने की जरूरत है। हमने इनफैक्ट 3 हफ्ते पहले जो प्रीव्यू नोट निकाला था उसमें हमने बोला था कि ये क्वार्टर में जैसी स्थिति है कंज्यूमर कंपनीज की, उतना स्टॉक्स जो रीरेटिंग हुआ है उतना रिकवरी नहीं है। तो हमने बोला था कि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी हो गई है, तो हमने देखा है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लेकिन इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है सितंबर क्वार्टर में वर्षा ज्यादा हुई, वर्षा ज्यादा होती है तो लोग कोल्ड बेवरेजेस, जूसेस कम पीते हैं। ऑफ कोर्स कैंपा कोला का भी थोड़ा इम्पैक्ट है, पेंट्स में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन जब बाकी रिजल्ट्स आएंगे, जैसे बीकाजी में हम लोग का एक्सपेक्टेशन है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, गोदरेज कंज्यूमर का भी ऑलरेडी अपडेट आया है, इंडिया में उनका 8% वॉल्यूम ग्रोथ था, मैरिको का 5% है, कोलगेट में हम लोग का एक्सपेक्टेशन है 8%, ब्रिटानिया में 9% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रॉब्लम है, सीजन का थोड़ा इम्पैक्ट था, थोड़ा कंपटीशन का इम्पैक्ट है। हमने फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट में बोला था, अपना जो प्रीव्यू नोट निकला था, कि अर्बन में बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन देयर इज अ इम्पैक्ट, क्योंकि इतना ज्यादा महंगाई हो गई है सब्जी के भाव में, एंड इंडियन कंज्यूमर जो लोअर एंड है उसमें सब्जी का भाव अगर बढ़ता है तो डे टू डे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके कारण, और टेलीकॉम चार्जेस भी ऊपर हुए हैं, लास्ट 2 साल में टेलीकॉम चार्जेस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, तो जो लोअर एंड जो नीचे का तबका है वहां पे कट डाउन है। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में सीजनल इम्पैक्ट, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट होगा। प्लस रूरल में आप देखिए हर स्टेट में, और मोदी साहब भी बहुत ज्यादा फ्रीबीज दे रहे हैं। आप देखिए हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट जीती, फ्रीबीज बहुत ज्यादा थी। अभी महाराष्ट्र में जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वहां भी देखिए हर पार्टी बोल रही है हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। मुझे लगता है अगले 4 साल ये चलेगा, और ये कंज्यूमर सेक्टर, स्टेपल सेक्टर के लिए काफी अच्छा है। तो कोई ग्लूम एंड डूम नहीं है, इट इज जस्ट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ वेरी हाई रेंज। प्लस कंपटीशन एफएमसीजी में हमेशा रहता है। इंडिया जस्ट वर्ल्ड का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन से डरने की कोई बात नहीं है। एंड द नेस्ले, ये सब कंपनी वापस आ जाएंगी, तो मुझे लगता है नेस्ले, ये सब कंपनी अच्छे भाव पे आ गई हैं। इवन टाटा कंज्यूमर में आज आपने 7-8% करेक्शन देखा है। ये 6 से 12 महीने के व्यू से अच्छे स्टॉक्स हैं खरीदने के लिए, क्योंकि क्या होगा, टी में ये लोग प्राइस हाइक ले रहे हैं, तो आपका प्राइसिंग ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ H2 एंड FY26 में अच्छा हो जाएगा।
प्लस इफ यू सी कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया में अच्छा रिकवरी है। कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमने कैंपा कोला का प्रॉब्लम 1 महीने पहले ही बता दिया था, वो है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये बड़ा बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि जी कैंपा कोला और नरिश्को ही बड़ा बिजनेस है, बट इसमें मार्केट शेयर गेन इन टी आ जाएगा, सो दैट्स अ पॉजिटिव। तो वी आर पॉजिटिव ऑन टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, दोनों पे हम ओके पॉजिटिव। ओके ओके टाटा कंज्यूमर नेस्ले पे पॉजिटिव है। मनीष जी क्या क्या हम ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं प्रश्न पूछूंगा, सिंस आपने पेंट की बात की थी, एशियन पेंट्स अभी भी मतलब ठीक ठाक अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी तो नहीं, लेकिन उससे करीब 10% नीचे की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। नाउ क्रूड एट 73 इज एन एडवांटेज, बट स्पेशली फॉर एशियन पेंट्स, बिरला ओपस जिसने अपनी पूरी सेल्स फोर्स को लगभग 1-1.5 साल तक प्रिपेयर कराया लॉन्च से पहले, अब जब कोई नया पार्टिसिपेंट आता है, मार्केट शेयर कैप्चर करता है, उसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़ती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के खिलाफ थोड़ी नाराज़गी भी निकल के आती है। स्पेशली मैं 1-on-1 कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ बिरला ओपस वर्सेस एशियन पेंट्स का डैमेज कैसे रीड कर रहे हैं इस बार, एशियन पेंट्स के नंबर्स कैसे हो सकते हैं? एट 3053 आपका आउटलुक क्या है? तो ये क्वार्टर वीक रहेगा, हमने बोला था, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्षा हुई है तो एक्सटीरियर पेंट पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर आपका दीवार गीला है तो पेंट कैसे करेंगे आप, तो वो इम्पैक्ट रहेगा। दैट्स वाई हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एबिटा में डिक्लाइन आएगा, अराउंड 10% वाई एबिटा डिक्लाइन आएगा। इसका बिरला ओपस से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सी पेंट इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही बड़ा है, इट इज सकते। स्टॉप लॉस रखना होगा शॉर्ट करने का, वो करीब होगा 1478 के आसपास। अरविंदो फार्मा शॉर्ट कॉल 1456 पे 16 रुपये नीचे ट्रेड करता है। अब एक काम करते हैं, आपको 4 का चौका का क्रम बताते हैं, क्या क्या ट्रेड्स अभी स्क्रीन पे आएंगे। मानस जी आज सस्ता ऑप्शन ये देंगे स्क्रीन पे, क्या ट्रेड करना है आपको ऑप्शंस में। एफएनओ सुपरस्टार रचना वैद्य जी के सौजन्य से आएगा, और उसके बाद चार्ट के चमत्कार राजेश पालवे जी अभी जो पैनल में जुड़े हैं, और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी आज हमारे पैनलिस्ट में हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट, वो एक आज ट्रेड रिकमेंड करेंगे। मीनवाइल स्क्रीन पे कुछ तब्दीली हुई है क्या? मेरे ख्याल से रिलायंस जो मैंने लास्ट स्टॉक डिस्कस किया था वो एक यहाँ पे मोमेंटम जनरेट कर रहा है एट 2744, और बाकी अगर आप देखें बहुत कुछ खास नहीं है जिसने इस आई थिंक बीते 1 घंटे में कोई सब्सटेंशियल स्विंग दिया हो, लेकिन फिर भी मैं एक स्टॉक यहाँ मार्क करना चाहूँगा जो कि अपनी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा आई थिंक कल के पर्सपेक्टिव से ठीक कर रहा है, दैट्स कैनफिन होम्स। एक बार लेके आइएगा स्क्रीन पे, मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, दैट्स कैनफिन होम्स 868 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, पहला ट्रेड पिक करते हैं। बताइए क्या पिक कर रहे हैं मानस आप सस्ता ऑप्शन? देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए वीरेंद्र जी सिंजन के 860 वाले 860 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 19 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, सिंजन का 860 का पुट ऑप्शन। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और 32 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अगर हम रैसल की बात करें तो देखिए रैसल ये है कि अब लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं, और सिंजन अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो शायद अब स्टॉक कोशिश करेगा अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। ओके ये फिलहाल सिंजीन में एक पुट ऑप्शन। रचना जी एफएनओ सुपरस्टार जी हम शॉर्ट करेंगे परसिस्टेंट को। परसिस्टेंट में 5300 के एसएल के साथ अगर शॉर्ट करा जाए तो इसका टारगेट होना चाहिए 5200 एंड 5170। ओके परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में आपको शॉर्ट करना है, 5243 पे ये शॉर्ट कॉल है। राजेश जी आपका रेट? तो विनय जी कैश सेगमेंट में स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है इंडिगो 590 से लेकर 1700 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1630 के आसपास। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए, और हम पेंट इंडस्ट्री वैसे भी अभी भी डिस्कस भी कर रहे थे। शरद जी बताइए मिड कैप फंडा। जी हमारा मिड कैप फंडा होगा फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी फेडरल बैंक की सब्सिडियरी है, गोल्ड लोन्स, होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करती है। पिछले कुछ समय में थोड़ा सा एनपीए में प्रेशर रहा है, बट पिछले 4-5 सालों में बैंक कंपनी ने काफी रैपिड ग्रोथ रेट रजिस्टर की है, और हमारा ये मानना है कि गोल्ड लोन और एमएसएमई लोन्स में आने वाले समय में भी ग्रोथ रेट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहेंगे। 20-22% की ईयूएम ग्रोथ आना बहुत मुश्किल नहीं होगा। पिछले 4 साल में लगभग ब्रांच नेटवर्क 4 गुना से ज्यादा हुआ है, और एडवांसेस वगैरह में भी सिमिलर ग्रोथ आपको देखने को मिली है।
बैंक ने इस बार इस क्वार्टरली अपडेट में भी ये चीज गाइड की है कि वो अपने एनपीएस को कंट्रोल में करने का या कम करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर्स में आपको ग्रेजुअली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमारा मानना है कि बैंक आसानी से 20-25% जैसी ग्रोथ रजिस्टर करेगा। अभी लगभग 61 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है। 15 से 16 रुपए की नेट में बुक वैल्यू में क्रेशन अगले साल से 1.5 साल में होनी चाहिए। तो लगभग 75 से 77 रुपए और मेरा मानना है कि जैसे-जैसे ये एनपीए नंबर सुधरते हैं आइडियली बैंक को 2 का प्राइस टू बुक आसानी से मिलना चाहिए। तो 2 के प्राइस टू बुक पे अगर ट्रेड करता है 75 पे तो मुझे लगता है 150 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज से काफी डिसेंट बेट है लेवल्स पे। ओके, फेड बैंक फाइनेंशियल्स में 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ जो कि इस सेगमेंट में पिक किए गए। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन, मानस जी के सौजन्य से ट्रेड आया था और यहाँ पर जो पहला ट्रेड रिकमेंड किया गया मानस द्वारा आज थी वो सिंजन की कॉल 860 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 32 ट्रेड करता हुआ स्टॉक इस वक्त और 97% ये ऑप्शन पहले से ऊपर है। 20 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, 12 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। रचना जी ने परसिस्टेंस शॉर्ट कराया फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 5200, 5170 का लक्ष्य है, 5300 का स्टॉप लॉस है। राजेश पालवे जी ने चार्ट के चमत्कार में पिक किया इंडिगो पेंट्स 6090 के लक्ष्य के लिए और 1656 पे ट्रेड करता हुआ और फिर फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर अभिषेक जी ने पिक किया फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज को करीब 150 के लक्ष्य के लिए। निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है टुवर्ड्स 24810 बट मैं एक ब्रेकडाउन को कंसिडर करना चाहूँगा जो पॉसिबली स्क्रीन पे आ सकता है। राजेश पालवे जी ज़रा एक बार देखिएगा आप यूनाइटेड स्पिरिट्स और ये बहुत एक मीनिंगफुल पॉइंट है, लेवल है, पिवट पॉइंट है। ये एक इन्वर्टेड फ्लैग है और इसी इन्वर्टेड फ्लैग के नेक लाइन पे एज पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। इसमें क्या ब्रेकडाउन का खतरा है क्या? क्योंकि 1500 की पुट जो बिकी हुई थी पहले, अब स्पॉट उसके नीचे है। तो देखिए वीरेन जी, मार्केट में जिस तरीके से सप्लाई बनी है ये स्टॉक एक करेक्शन के दौर में यहाँ पे हमें लगता है कि आते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज को अब पेनिट्रेट कर रहा है और 1500 के नीचे अब फिसलते हुए दिख रहा है तो यहाँ पे यस फर्दर और फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे अगर ये 1500 के नीचे रहता है तो आते हुए दिखेगी क्योंकि आज इसने एक अपना इम्पोर्टेंट लेवल 1500 का अब ये ब्रीच करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यस यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड आ सकती है, 1500 के पुट पे भी फोकस किया जा सकता है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकडाउन हो रहा है ये नेक्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 1465 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 1500 का पुट जो कि करीब अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 30 रुपए के आसपास यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 23 और इस पुट के टारगेट प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं 42 से 45 की तरफ। ये फिलहाल आपके लिए एक और सेल कॉल आता हुआ यूनाइटेड स्पिरिट्स का। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। कल बिग बॉय बजाज फाइनेंस अपने नंबर्स पेश करेगा, उसके साथ ही फिर हमारे रेडार पर रहने वाला है केमिकल में एसआरएफ और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स। वैसे वायदा की 8 कंपनियां अपने नतीजे पेश करने वाली, तो लिस्ट लंबी है। अब बजाज फाइनेंस पर पहले बात कर लेते हैं। कंसिडरिंग बैंकों में थोड़ा सा मिक्स बैग देखने को मिला है और एनबीएफसीज की अलग अपनी दिक्कतें रही हैं, तो ये क्वार्टर बजाज फाइनेंस के लिए क्या लेकर आएगा? हमारे साथ यतिन है बताने के लिए। यतिन, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? तो देखिए, बजाज फाइनेंस एक कंसिस्टेंट नंबर रहेगा। अगर हम कंसोल बेसिस पे बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 23% का इजाफा आप देखेंगे। ये सीएनबीसी आवास का पोल है और लगभग 8,878 करोड़ यानी लगभग 8,500-9 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में नेट इंटरेस्ट इनकम का अनुमान है। मुनाफे में बिकॉज अदर इनकम कम होगी 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिट का नंबर कंसोल बेसिस पे लगभग 4,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी शानदार रह सकता है, 24-25% की ग्रोथ रहेगी। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ये एक फिगर है जो आपको ध्यान देना होगा, जहां लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी कि क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड रहेंगे, वो किस हिसाब से रिजल्ट्स को इस क्वार्टर में इम्पैक्ट करते हैं वो देखना रहेगा। आगे की कमेंट्री क्या है क्रेडिट कॉस्ट को लेके, वो काफ़ी अहम रहने वाली है। तो H2 का गाइडेंस और ओवरऑल जो क्रेडिट कॉस्ट है इसको अगर हम देखें तो कैसे
रहेगा, ये देखने की ज़रूरत है। AUM ग्रोथ लगभग 30% की रहेगी, 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट लगभग 5 बेसिस पॉइंट्स इस क्वार्टर थोड़े बहुत घटने की उम्मीद है कंसोल बेसिस पे, लेकिन हाँ, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ काफ़ी कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। और इनफैक्ट आज सुबह में जब हम LTR नंबर्स पर डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट पर कहा था, उल्लेख किया था कि आगे जाकर थोड़ा सा ईज देखने को मिल सकता है। वो कितना बड़ा पॉजिटिव रहेगा सेक्टर के लिए, वो एक चीज़ है। लेकिन शरद, आप अपने आप को पोजीशन कैसे करेंगे? क्योंकि बजाज फाइनेंस कोई छोटा स्टॉक नहीं, एक भारी स्टॉक है। इसको लेकर एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस अलग ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि मेरी अप्रोच तो हमेशा काफी सिंपल होती है। मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है स्टॉक, और अनलेस एंड अनटिल जो नए बिजनेस डिविजन्स या वेंचर्स ये कर रहे हैं, वहाँ पे वैसी स्केलेबिलिटी अचीव कर पाते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्होंने की है। जैसे वहाँ इन्होंने जो क्रेडिट रेटिंग मैट्रिक्स वगैरह को यूज करके जिस तरीके से कंज्यूमर लोन्स पे अपनी पेनिट्रेशन बनाई है, वो काफी काबिल तारीफ था। आज के दिन आप अगर उनके ऐप पे जाते तो अक्रॉस द बोर्ड कुछ भी उसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर वहाँ वो स्केलेबिलिटी वो अचीव कर पाते हैं, तो आने वाले समय में काफी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। बट एज ऑन डेट, चूंकि पहले स्केल भी छोटा था, आज के दिन स्केल भी बड़ा है, तो उस स्केल पे उस चीज को टर्न अराउंड करना या किसी बिजनेस को उतना बड़ा बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में मैं ये देखना चाहूंगा कि बाकी जो नए वेंचर्स हैं या नए सेगमेंट्स हैं, वहाँ कितना रैपिड ग्रोथ कंपनी कर पाती है। जहाँ तक करंट वैल्यूएशंस का सवाल है, आप ऑलरेडी 5-6 टाइम प्राइस टू बुक फॉरवर्ड पे शायद ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड खोज पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई नंबर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज करता है या मैनेजमेंट कमेंट्री में उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी लीवे आती है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है। तो मुझे लगता है डिप्स को यूज करिए अगले साल 1.5 साल में, कभी भी आपको जब बेटर वैल्यूएशंस मिले या थोड़ा टिप मिले स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज पे, तो मेरे हिसाब से वहाँ ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। स्टोरी काफी कंपेलिंग है लॉन्ग टर्म में, बट मीडियम टू शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से शायद वैल्यूएशंस फुल्ली वैल्यूड है, बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। इनफैक्ट चार्ट्स पर मैं देख रही थी, मानस देखिएगा आप भी, 7,750 के आसपास बार बार बिकवाली आ जाती है, और ये इस पूरे साल में 2-3 मरतबा ऐसे तो हुआ ही है। हाल फिलहाल में भी फिर ये 77-68 तक गया और उसके बाद फिर फिसलना शुरू हो गया। तो टेक्निकली ये लेवल क्या बड़ा रेजिस्टेंस का है, क्या लग रहा है? उसको पार करना बेहद मुश्किल है, उसके लिए एक बहुत बम्पर क्वार्टर चाहिए होगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा मूव देखने को मिला नहीं है पिछले करीब हम 1.5 साल की बात कर ले तो 8200 8100 के आसपास रेजिस्टेंस है, 6200 के आसपास सपोर्ट है। इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, तो कोई डायरेक्शन दिखा नहीं है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पिछले करीब 6-8 महीने की बात करें तो अब वो जो अपर बैंड था वो चेंज होकर 7400 7600 हो गया, उसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पा रहा है। अब फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक रिकमेंडेशन सेल रिकमेंडेशन भी दिया था 4 दिन पहले जब 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे। मेरे ख्याल से जो लोअर रेंज है 6400, स्टॉक उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी स्ट्रक्चर वीक लगता है, गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। और कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए। फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 7100 के ऊपर ही करनी। ओके, तो देखते हैं पहुंचता है या नहीं उन लेवल्स पर, और नंबर्स इवेंचुअली क्या डिलीवर करते हैं। अब बात करते हैं परसिस्टेंट और कोफोर्ज की। देखिए, ज़्यादातर बिग बॉयज़ के तो नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन मार्केट भर में ये चर्चा हो रही थी कि मिड कैप्स के साथ रही है परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी कंपनियां, इनके खूब रिकमेंडेशंस आपने इसी मंच पर सुने भी हैं। तो इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। कंचन हमारे साथ है। कंचन बताइए। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोफोर्ज के साथ। अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नंबर देखें तो नंबर कहीं ना कहीं अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में हमें 13% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है, साथ ही साथ एबिटा में 41% का, मार्जिन हमें 3% ऊपर दिखाई दे सकते हैं, और पैट में भी अच्छी खासी तेजी की संभावनाएं जताई जा रही है। अब डील्स के रैंप अप में तेजी के कारण जो सेकेंड क्वार्टर है वहां से हमें ग्रोथ में एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। मजबूत एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक से मांग में लिमिटेड पिकअप के बावजूद रेवेन्यू ग्रोथ में सुधार की भी उम्मीदें जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मेजर फोकस कहां रखना होगा उस पर एक बार बात कर लेते हैं। सिग्निटी के इंटीग्रेशन और साथ में उसकी परफॉर्मेंस में मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की क्लैरिटी आती है। साथ ही साथ बीएफएस और इंश्योरेंस सेक्टर में डिमांड एनवायरनमेंट पे नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। इसके अलावा फिस्कल ईयर 25 के लिए जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है सीसी ग्रोथ का, वो लगाया जा रहा है 10% का, जो कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इस टाइम पे हमें काफी ज्यादा फोकस में रखने होंगे।
ओके, तो ये बात हुई परसिस्टेंट और कोफोज की। पोजीशन कैसी बन रही है अमित, बताइए। कोई ट्रेड लेना पसंद करेंगे आप प्री नंबर्स या नहीं? क्योंकि ये देखिए कोफोज आपके सामने 5% नीचे है, परसिस्टेंट भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और चार्टिकली बताइए क्या स्थिति उभर कर आ रही है। जी मैम, कोफोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एग्जैक्टली अपने एक सपोर्ट पे आया है, 50 डेमा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। बट हैविंग सेड दैट, जो आज का फॉल है वो थोड़ा सा अलार्मिंग है, वॉल्यूम्स ज्यादा है और 5% का इसमें कट है, तो एक बार अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा रिजल्ट से पहले, क्योंकि अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो बिकवाली बढ़ सकती है। तो एक बार रिजल्ट्स देख लें एंड देन आई थिंक फ्रेश कॉल टेक्निकली लेना बेटर रहेगा। फॉर द टाइम बिंग दोनों ही स्टॉक्स मेक और ब्रेक लेवल पे हैं, ये टूटते हैं तो बिकवाली बढ़ सकती है। ये तो थोड़ी बहुत बिकवाली बढ़ने का डर है। कोफोज कंचन ने आपके सामने पेश कर दिया, परसिस्टेंट भी बताइए। जी, अगर रेवेन्यू में यहाँ पे बात करी जाए तो 5% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है, पैट में 2% का, एबिटा में भी 2% का। एट द सेम टाइम मार्जिन्स हमें यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल सकते हैं इस क्वार्टर में। अब हेल्थ केयर में मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है, साथ ही जो बड़ी डील्स है उससे भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी वेज हाइक से जो मार्जिन को वेज हाइक के चलते जो मार्जिन है वो यहाँ पे इस टाइम पे हमें फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। BFSI में डील मोमेंटम जारी रहने की भी उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही साथ हाईटेक में रिकवरी कमेंट्री किस तरीके की आती है, ये खासा फोकस में रखने वाली चीजें होंगी। ये इनफैक्ट परसिस्टेंट और कोफो, जब बात करते हैं SRF, और SRF के लिए पिछले हफ्ते तो वैसे भी एक झटका आ चुका था, ये क्वार्टर थोड़ा सा दर्दनाक रहेगा। अब नंबर्स में क्या पेंसिल इन किया जा रहा है, कितनी बुरी स्थिति हो सकती है? जी, मार्जिन्स यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो 12% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है, एबिटा में 4% का, पैट में 4% का, लेकिन मार्जिन्स करीबन 1 से 1.5% हमें गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। पैकेजिंग की इसके अलावा बात करी जाए वाई ऑन वाई बेसिस में तो यहाँ पे 25% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है, केमिकल में 4% और टेक्निकल टेक्सटाइल में हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब कहाँ पे नजर रहेगी उस पर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल प्लांट पे किस तरीके की डिमांड आती हुई दिखाई देगी, साथ ही साथ केमिकल में डिमांड रियलाइजेशन, टेक्निकल टेक्सटाइल में किस तरीके की मांग आती है, और साथ ही साथ पैकेजिंग कारोबार को लेकर मैनेजमेंट की किस तरीके की कमेंट्री आती है, ये की फोकस पॉइंट्स होंगे। शुक्रिया कंचन इस पूरी चर्चा के लिए और सारे नंबर्स का पूर्व आकलन करने के लिए। ये SRF की बात हो रही थी। अब एक काम करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट जो 3 बज चुके हैं और अभी तक तो निफ्टी करीब 24,800 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है। आप टेक्निकल ट्रेड से और आई थिंक फ्यूचर ट्रेड से, ऑप्शन ट्रेड से बाहर निकलेंगे। एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अभय अग्रवाल से खास चर्चा बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कमाई का अड्डा में। और निफ्टी 24,800 इनफैक्ट अभी एक अंक उससे नीचे ही है, ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब कुछ देर के लिए इस आई थिंक लेवल्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं। और आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ अभय अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पाइपरसिलिका के। अभय जी, कोई भयभीत करने वाली बात तो नहीं है ना अभी? ये देखिए हर चीज प्राइस में डिस्काउंटेड है इस वक्त। देखिए, कोई भयभीत करने की बात नहीं है, पर जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि फेजेस हैं हर तरह के मार्केट में। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ता है, पर जैसा मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, 2 महीने से आपके शो पे भी, कि ये मार्केट एक टाइम पे सेल बाय ऑन डिप से चेंज हो गया था सेल ऑन रैलीज।
और अभी भी उसी जोन में है ये, अभी भी मार्केट सेल ऑन रैलीज है। और वो इसलिए है वीरेंद्र क्यों, जो अर्निंग्स की जो डिसअपॉइंटमेंट है आप वो देख रहे हैं कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जो जस्टिफाई करेंगे प्रीमियम वैल्यूएशन को, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप लार्ज सेक्टर देख लीजिए, हमारे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी को मिलाएं तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 45% का वेटेज है। और ये दोनों सेक्टर्स अभी काफी साइक्लिकल डाउनटर्न से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से एक एक लॉजिकल बात है कि इंडेक्स लेवल्स पे वैल्यूएशंस पे प्रेशर आएगा। मैंने देखा कि जो निफ्टी का जो एक्सपेक्टेड ईपीएस था 2026 का, वो 1250 रुपए के ऊपर था एक महीने पहले, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आए हैं वो ऑलरेडी गिर के अब 1216 रुपए पे आ गया है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस महीने के खत्म होते होते वो 1200 पे आ जाएगा। तो अगर 1200 का प्रोजेक्टेड ईपीएस है निफ्टी का, और हम उसको 20 टाइम मल्टीपल भी दे जो अभी है, तो भी 24,000 पे निफ्टी आता है। और मुझे लगता है निफ्टी का वैल्यूएशन मल्टीपल भी कम होने के काफी चांसेस हैं। तो अगर वो 18 टाइम पे आता है तो आपका निफ्टी का लेवल 21,600 से 22,000 के रेंज में आ जाएगा। मुझे लगता है कि जो निफ्टी के लेवल पे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत शार्प करेक्शन आएगा, पर एक साइक्लिकल डाउनटर्न है अक्रॉस द बोर्ड, कंजम्पशन में, क्रेडिट में, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली। तो वो उसको मार्केट को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा। मेरे को लगता है 2-3 क्वार्टर शायद हमको लग सकते हैं एक अर्निंग पिकअप वापस आने में। वैसे भयभीत करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने बड़ी सरलता से ऐसे लेवल दे दी ना अभय जी कि भय भले ही ना लगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें, अगर वो लेवल आ गया 21,522,000 का, तो एक ज़माना गुजर जाएगा है मायूसी के दौर का। पर ये तो बात की आपने निफ्टी की वैल्यूएशंस की, फेयर वैल्यू की, और शायद एक स्ट्रेट अवे प्राइस डैमेज ना हो, ग्रेजुअली ये प्राइस डैमेज हो। मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ जिस प्रकार के नंबर्स आए। मैं सुबह इनफैक्ट अनुज से भी ये प्रश्न कर रहा था, क्या मिड कैप्स जिनमें हमने अभय जी बहुत बड़े ज़माने से, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अप्रैल 2023 के बाद इस इंडेक्स ने एक वर्टिकल राइज लिया, वर्टिकल राइज, मतलब उस वक्त लेवल था अप्रैल 2023 में फ्रेंकली स्पीकिंग 30,000 का इंडेक्स 62,000 का। अभी मिड कैप में पेन देखा ही नहीं है किसी ने। 2 दिन बाजार गिरता है, 4 कॉल आती है कि भाई मिड कैप में क्या करना है। क्या मिड कैप्स अभी रिस्क पे हैं आपके मुताबिक? जी वीरेंद्र, जहाँ पे एक इतना बड़ा सेक्टर है ये मिड कैप का, और स्मॉल कैप भी उसमें ऐड कर लेते हैं, कि एक बहुत बहुत कंपनीज हैं इसमें। मेरे ख्याल से मिड कैप में देखें 250 कंपनीज हैं, स्मॉल कैप में देखें तो 1000-1200 कंपनीज हैं। तो एक ब्रश से पेंट करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा इसको। अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे अभी भी अट्रैक्टिव बिजनेसेस हैं एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, जो ग्रोथ है उनके सामने उसको देख के। पर मैं कहूंगा 80% ऑफ द इंडेक्स, जो 80% बाई नंबर है मिड कैप इंडेक्स का, वो कंपनीज अपने ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मल्टीपल से डबल या ट्रिपल लेवल पे चल रही हैं। और काफी कुछ जो मल्टीपल जो उनको मिल रहा है वो एक पॉपुलैरिटी की वजह से मिल रहा है, और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको फोमो हम कहते हैं उसकी वजह से मिल रहा है। और एक दूसरी बात, एक रिस्क ये भी है कि ये लो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, तो जब बाइंग आती है इनमें तो उसमें एक बड़ा प्रीमियम देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, और जब बिकवाली आती है तो उसी तरह एक डिस्काउंट हो जाते हैं ये। तो ये पूरा जो सेगमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप का, वीरेंद्र, अपनी टेक्निकल रीजंस की वजह से बहुत वोलेटाइल रहता है। और आपकी बात एकदम ठीक है, जो हमने तेजी देखी इसकी, उसके पहले हमने गिरावट भी देखी थी भाई। 50,000 से, मुझे याद है 50,000 के लेवल से ये वापस आके गिरा था 30,000 पे, और फिर वापस रिकवरी आई। तो अगर 8 से 12 साल की साइकिल में देखेंगे तो इतना कोई बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं दिखती है। पर जो मोटा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ग्रोथ सामने दिख रहा है, 80% की जो कंपनीज हैं इसमें, जो उनके सामने ग्रोथ है अगले 3-4-5 साल का, जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके सामने वैल्यूएशन देखें, वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई नहीं करती हैं। तो इन एन आइडियल सिचुएशंस वैल्यूएशंस करेक्ट होंगी, इनमें धीरे से हो या जल्दी से हो, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, जिस तरह के नंबर्स आए, कमिंग बैक टू द नंबर्स पॉइंट, मेरे ख्याल में पैल्पिटेशन वही मार्केट का सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब हम कुछ ही देर पहले SRF की बात कर रहे थे, आप केमिकल स्पेस में
पिछले हफ्ते ही एक मेगा सेल ऑफ देखने को मिला और वहां पर भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में किसी तरह के रिवर्सल के आसार नहीं है। जितना मार्केट उम्मीद कर रहा है उससे खराब शायद स्थिति उभर कर आएगी। अब ये अलग अलग बकेट्स में जो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे, इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट मार्केट पर कितना भारी पड़ सकता है अब है? जी, इसमें हर्षदा आपने बहुत अच्छा समराइज किया इस पॉइंट को कि ये जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक बाय स्टॉक हमको दिखेंगे, ऑलरेडी दिख रहे हैं, बड़े स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी बात हुई थी कि हमारे पोर्टफोलियो में जीरो वेटेज है, जो हमारा काफी ब्रेव कॉल है पिछले 3 महीने से, क्योंकि वो दिख रहा है एक स्लो डाउन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, क्रेडिट ऑफ टेक नहीं है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ कंजम्पशन पे तो एक ये सब मिलजुल के मुझे लगता है एक थोड़ा प्रेशर मार्केट पे रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी रैली बनने वाली है अगले 6 महीने में, या कोई इन्वेस्टर अगर अभी एलोकेट नहीं करेगा करेक्शंस पे तो उसकी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये जो अगले 6 महीने में 9 महीने में इन्वेस्टर्स को थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। पैसा जरूर बनेगा, 100% बनेगा। हम बहुत बुलिश हैं इंडिया पे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर व्यू। इंडिया ग्लोबली कोई मार्केट नहीं है जो इतना पैसा बना के देगा जितना इंडिया बना के देगा। एट द सेम टाइम जो साइक्लिकल डाउनटर्न्स हैं वो एक नेचुरल कोर्स है। हमने सिर्फ एक वन वे तेजी देखी है इकोनॉमिक ग्रोथ में। पोस्ट कोविड मार्केट हमारा बहुत अच्छा रिकवर हुआ, और पर अब एक ओवर कंजम्पशन की एक बात आ जाती है और अब वहां पे एक स्लो डाउन आ रहा है थोड़ा, जो मेरे को लगता है 2 से 3 क्वार्टर में हो जाएगा पास आउट, वापस हमको ग्रोथ दिखने लगेगा। पर ये 2-3 महीने इन्वेस्टर्स को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ना ओवर एलोकेशन करना चाहिए। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहने चाहिए थोड़ा कैश रख के, क्योंकि मौके जरूर मिलेंगे हर्षदा। तो मिसाल के तौर पर आज अगर मौका है, या फिर आज अगर मौका टाटा कंज्यूमर में है, या फिर पिछले हफ्ते बजाज ऑटो में है, आपने उस मौके का फायदा उठाया या नहीं, या फिर आपको लग रहा है यहाँ से और करेक्ट हो सकते हैं इस तरह के काउंटर्स इन तरह की डेवलपमेंट्स पर, इन डेवलपमेंट्स के बाद रादर? जी हर्षदा, हमारा अप्रोच जो है इन्वेस्टमेंट का वो ये देखना नहीं है कि वो स्टॉक कहाँ से कहाँ पे आया, वो है कि उस समय जब हम लेना चाहते हैं या हम सोच रहे हैं उस समय उसकी क्या वैल्यूएशन है। और जो कंपनीज के नाम आपने लिए वो मेरा बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है ये अभी भी बहुत महंगी कंपनी है, और जिस तरह का ग्रोथ आगे दिख रहा है साल भर में, और जो मैनेजमेंट खुद गाइड कर रहा है, और जिस तरह के बिजनेस प्रेशर्स हमें दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो करंट इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं जो रेंज करते हैं 30 टाइम मल्टीपल से 60-70 टाइम मल्टीपल पे, वो जस्टिफाई करते हैं कि आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड करें। मुझे लगता है कि ये मार्केट धीरे धीरे शायद स्लाइड करेगा। ग्लोबली भी फ्लोज वीक हैं। आई थिंक यूएस इलेक्शंस एक बहुत बड़ा इवेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जहाँ पे इन्वेस्टर्स भी अभी प्रेफर कर रहे हैं कैश पे बैठना रादर देन डिप्लॉय करना। तो अगले 2-3 महीने में आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि ये थोड़े डिप्स हैं या करेक्शंस हैं, उसको यूज करके एलोकेशन करना चाहिए। तो अभय जी, अगर ये हमारा कुछ समय का चैलेंजिंग फेज अगर रहता है मार्केट में, तो लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं तो जाना ही है। इनफैक्ट मैं जो प्रश्न अल्टीमेटली पूछना चाह रहा था, क्या एसेट्स क्लास में कुछ स्विच करना चाहिए क्या? अगर मेरे पास लिक्विडिटी, जो कि मैं पॉसिबली टारगेट करना चाहता है इक्विटी को, उसको अगर कुछ समय के लिए गोल्ड की तरफ मोड़ा जाए, जो कि ऑलमोस्ट 78,000 की ट्रेजेक्टरी में है, क्या वो एक सही विकल्प होगा? ये मुझे लगता है गोल्ड के प्राइस प्रोडक्ट करना बहुत मुश्किल है, और कब तेजी आती है उसमें काफी सप्लाई डिमांड ड्रिवन एसेट है वो। गोल्ड से ज्यादा हमने रिसेंटली देखा सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और नॉट ओनली सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बल्कि काफी नॉन फेरस कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, ये सब के प्राइसेस हमने देखा है कि अभी बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि पर एट द सेम टाइम जो आपका सवाल है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा छेड़छाड़ करने चाहिए अपने एसेट एलोकेशन से, क्योंकि मार्केट साइक्लिकल है, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएगा, और ये साइकिल्स भी 6 से 12 महीने में करेक्ट हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब बस यही था वीरेंद्र, की मैं ये नहीं कह रहा था कि आप एसेट एलोकेशन अपना चेंज करें। मैं कह रहा था कि आप मार्केट में वीकनेस देख के अभी ओवर एलोकेट ना कर दें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहे, अपना एलोकेशन पकड़ के चलें, तो उसमें डेफिनेटली 3 से 5 साल की व्यू में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो किसी अदर एसेट क्लास से ज्यादा मिलेगा इक्विटी में। ओके, ठीक है, गॉट योर पॉइंट।
बिल्कुल समझ में आ गया पॉइंट। एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा अब। वीकली एक्सपायरीज का जाना और साथ ही साथ अब लॉट साइजेस का ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाना, इसका इम्पैक्ट तो होगा, बट ऐसे में फाइनेंशियल स्पेस में, नॉन लैंडिंग स्पेस में जितने भी ब्रोकरेज कंपनी ने जिन्होंने स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, लो कॉस्ट ब्रोकरेज ने, इवन इफ आई इंक्लूड CDSL NSDL भी, मतलब NSDL का तो IPO नहीं आया है अभी, CDSL को मिलाते हैं वहाँ पे, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए एक बार के लिए? देखिए CDSL और कैम्प्स जैसी कंपनी, इनको FNO से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका डिलीवरी वाला बिजनेस है। कैम्प्स एक रजिस्ट्रार है म्यूचुअल फंड्स के लिए, जैसे जैसे SIP सिप्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फ्लोज आते रहेंगे म्यूचुअल फंड्स में, और मुझे नहीं लगता कि वो रुकने वाले हैं जल्दी में। तो कैम्प्स जैसा बिजनेस अच्छा ही करता रहेगा। और दूसरी तरफ CDSL है, वो एक डिपॉजिटरी है डिलीवरी वाले मार्केट के लिए, तो उसको भी FNO से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मुझे लगता है कि ये FNO में स्लो डाउन की वजह से शायद ये दो कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इन्होंने ऑलरेडी काफी अच्छा रिटर्न बनाया है। मुझे याद है हमने CDSL लिया था काफी साल पहले, लिस्टिंग के बाद 220 रुपए पे हमने ऐड करना शुरू किया था, और आज कम बोनस पे वही 3100 रुपए 3200 रुपए के लेवल पे आ गया है। तो ये जो, और ये अभी भी मिड कैप्स है वीरेंद्र, ये लार्ज कैप्स नहीं बनी है। तो मुझे लगता है CDSL और कैम्प्स में काफी लंबा रनवे है। अगेन मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है ये। दूसरी तरफ जो इम्पैक्ट है वो है डिस्काउंट ब्रोकर्स को। उनको मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। स्लो डाउन ऑलरेडी दिख रहा है FNO ट्रेडिंग में, तो उनको इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है ये जो डिलीवरी वाले बिजनेस हैं, जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिनको हम कहते हैं, इनको एक्चुअली इनडायरेक्टली फायदा होगा FNO में स्लो डाउन होने से। शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकालने के लिए अभय, और अपनी राय देने के लिए। 3:15 हो रहा है, तो BTST ट्रेड्स डीलिंग रूम चेक मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी 15 मिनटों में स्थिति क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर रहेगी। ध्यान रखिएगा, मिड कैप इंडेक्स बात करते करते अब 1000 पॉइंट का नॉक दिखा चुका है। एक अग्रेसिव कट यहाँ पर, और निफ्टी बैंक भी 100 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। लिक्विडेशन बढ़ रहा है छोटे मझौले काउंटर्स में, बेसिकली 150 पॉइंट बात करते करते अब निफ्टी बैंक का। तो डीलिंग रूम में पहले तो मूड क्या बन रहा है यातिन? ये तो बहुत ही भयानक स्थिति बनने लगी है एक बार फिर। बिल्कुल बाजार वॉलेटाइल है, लेकिन देखिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स तो डीलिंग रूम्स ले ही रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेके। ऐसा नहीं कोई बड़ा बाजार में ब्रेकडाउन हो गया है या गैप अप गैप डाउन हो रहा है। लेकिन दो स्टॉक्स जो डीलर्स आज पसंद कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है M&M, जहां BTST की सलाह वो दे रहे हैं 3030 3050 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉक में लोअर लेवल्स पे बाइंग भी देखने को मिली है आज, जहां की डीलिंग रूम्स का कहना है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा टाटा पावर शॉर्ट कवरिंग हो रही है अक्टूबर सीरीज़ के डेटा के हिसाब से। काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ भी डीलर्स शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से 465 475 तक के टारगेट्स रख रहे हैं। तो दोनों ही टाटा पावर और M&M में डीलर्स को लगता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं पॉजिटिव साइड पे। तो ये फिलहाल आपके लिए एक मौका, एक तो टाटा पावर में बन रहा है थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले, दूसरा M&M में। आज इनफैक्ट ऑटो कंपनियों ने कोशिश की है मार्केट को सपोर्ट देने की। BTST STBT वो ट्रेड लेना शुरू करेंगे। रचना जी बताइए, क्या ट्रेड रहेगा, तेजी या मंदी? जी मंदी करेंगे, STBT करेंगे, अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे, एंड 7070 का SL लगा के अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड में 6930 एंड 6900 दो टारगेट्स के लिए शॉर्ट करेंगे अपोलो हॉस्पिटल को। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स जनाब, जहाँ पे इलाज होता है, रचना जी ने उसको भी नहीं छोड़ा। आज अपोलो हॉस्पिटल पे सेल कॉल है। मनोज जी, आपका ट्रेड? ट्रेंड पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। हालांकि काफी समय से इसमें एक बाय रिकमेंडेशन ही दिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिवर्सल है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 7711 7711 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और 7400 के टारगेट सेट करेंगे। जी हाँ, ट्रेंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो अब तक बाजार का हुआ करता था, वहाँ पे भी कोलैप्स शॉर्ट। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, कंटेनर कॉर्प पे शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउन स्लोपिंग चैनल में वीकली चार्ट पे ट्रेवल कर रहा है, और जिस तरीके से आज स्टॉक में 850 के लेवल को अब ये ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा।
835 तक की डाउनसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 865 के आसपास। 865 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर एक और कॉनकॉर्ड में बिकवाली की राय आती हुई, ये भी काउंटर थोड़ा सा कोलैप्स करने लगा है। गाबा जी, क्या किया जाए? तेजी की हिम्मत है या फिर मंदी कारी करें? आई थिंक एक एग्रेसिव कॉल बन सकता है ऑन द लॉन्ग साइड, और वो है एशियन पेंट्स। 3049 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप, बहुत स्ट्रेची है, इसलिए एक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। एग्रेसिव कॉल है। स्टॉप होगा 3015, मतलब करीब 30 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। अपसाइड टारगेट 3100। तो यस, एशियन पेंट्स में लॉन्ग मंद कर सकते हैं, ध्यान ऑन द लॉन्ग साइड। राजेश सातपुते, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? हर्षदा जी, मैं सेल करूंगा पीवीआर को। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है, और इस ब्रेकडाउन का इमीडिएट अगर आप टारगेट देखें तो मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1540 का। सो इट्स अ सेल इन पीवीआर। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1610 का। ओके, सेल इन पीवीआर 1581 पे। अमित जी, आपका ट्रेड कल करिए। जी वीरेंद्र जी, मैं एक कॉन्ट्रा व्यू लूंगा। मैं रिलायंस को लॉन्ग करना चाहता हूँ इन लेवल्स पे। रिलायंस मेरे को लगता है थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक दे सकता है, जिस हिसाब से वो पोजीशन है। 2710 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2780 एंड 2800 के रिलायंस पे। रिलायंस, याद रखिएगा, रिलायंस ने आज अपने 10 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को छुआ 1 अक्टूबर के बाद पहली बार। बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है, सिंस इट्स अ बाय कॉल, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट कॉल लेने से पहले अपने निजी सलाहकार की राय जरूर रखें। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अब आते हैं निफ्टी पर, उसके सेटअप पर। देखिए, आज जो आपको मैंने एक चैनल बताई थी, एग्जैक्टली निफ्टी उसके बीच में रहा, निफ्टी बैंक उसके बीच में रहा, RS1 RS2 के बीच, बेस 1 के बीच में। जरा एक बार ऑप्शन स्टैट्स लिखे आइए स्क्रीन पे। क्या आज के लो को पुट राइटर्स ने कोई रिस्पेक्ट दी? क्या आज के हाई पर कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बना? एक बार उसको सेंस करने की कोशिश करते हैं। 25,000 पे गजब कॉल राइटिंग हुई है। आउटस्टैंडिंग वाई 24,900 और 25,000 का मिलकर 1.25 करोड़ के पार है। पीसीआर मैं कल बताऊंगा आपको कितनी हुई यहाँ पे। और 24,700 का पुट राइटर इवन आज OI शेड कर रहा है, यानी आज के लो पे पुट राइटर का कन्विक्शन नहीं है। दूसरी बात में एक नेगेटिव चीज़ जो है ना, बता रहा हूँ मैं आपको। आज निफ्टी आईटी का जो क्लोज है ना जनाब, वो बहुत ख़राब है। निफ्टी आईटी का ये जो क्लोज आ रहा है आज, 23 अगस्त के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में निफ्टी आईटी क्लोज हो रहा है। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि हमने जो चैनल 18 सितंबर से मेंटेन की हुई थी, उसके लो को ब्रीच करने, कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाएंगे तो वो आपको आ जाएगा। और एक और चीज़, ये जो पूरा आईटी का ये गोल्डन स्विंग शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 6 जून को। 6 जून के बाद पहली बार निफ्टी आईटी का ये क्लोज, नहीं 6 जून नहीं, प्रिसाइसली अगर आप देखो 3rd वीक ऑफ जून, 3rd वीक ऑफ जून के बाद पहली बार निफ्टी आईटी का क्लोज आ रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो हमारे लिए एक कमज़ोर कड़ी इस लेवल पर जा रही है आईटी। सिंस इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल, कल पुल बैक भी आ सकता है, कल कोलैप्स भी आ सकता है। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि सेटअप में आज में के लो में कोई कन्विक्शन नहीं है। आज का लो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और एक बार निफ्टी बैंक के ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक क्लोज ठीक ठाक ट्रैजेक्टरी में है, इज एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अबव 50, अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी कि 53,000 मतलब 52,300, 52,400, 52,500 पे कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन था, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। सो एज पर योर रिस्क एपेटाइट, लेट्स प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर ए डाउन साइड। हो सकता है कि बाजार यहाँ से डाउन साइड अपना दोबारा खोले, स्पेशली निफ्टी के लिए, कंसिडरिंग निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट। कल अगर 680 690 का जोन ब्रीच होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जो बेस हमने डिस्कस किया था 478 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रिविजिट हो, तो 700 मेक और ब्रेक रहेगा। अब आते हैं 1-2 पॉइंट्स और देते हैं आपकी स्क्रीन पे, जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, इस सीक्वेंस पे आते हैं। और ये देखिए 14 लॉन्ग, सिर्फ 11 में शॉर्ट कवरिंग, यानी लॉन्ग करने की टेंडेंसी नहीं है, शॉर्ट्स को पकड़ के बैठने का भरोसा है। ये देखिए 11 शॉर्ट बने 104 में। ऑल दो शॉर्ट्स जो होते हैं वो बाजार की डाउनसाइड को सिक्योर करते हैं, बट एट मीनिंगफुल पॉइंट, हर पॉइंट पे नहीं। और 52 में लॉन्ग अनवाइंडिंग।
लेके आइए स्लाइड्स जहाँ पे आज लॉन्ग थे और जहाँ पे आज शॉर्ट थे और जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी और जहाँ पे आज लॉन्ग स्क्वायर ऑफ था। बजाज ऑटो, ओबेरॉय रियल्टी, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एमसीएक्स आइशर मोटर्स यहाँ पे लॉन्ग थे। बजाज ऑटो में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप था टाटा केमिकल पे, कवरिंग थी, माफ़ कीजिएगा, टाटा केमिकल पे, एचडीएफसी बैंक में, एशियन पेंट्स में, एसीसी में, रिलायंस में एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से पुल बैक आया कंसिडरिंग शॉर्ट कवरिंग। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप था इंडिया मार्ट में, आरबीएल बैंक, टाटा कंज्यूमर, एबीबी, कॉफोज और लास्ट स्लाइड जो आएगी जिसमें आपको नजर आएंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कहाँ कैश में कन्वर्ट हुए। कैपिटल गुड्स जो एक स्ट्रॉन्ग स्पेस था वहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। एचपीसीएल, बंधन बैंक, एल&टी फाइनेंस और एम्फेसिस यहाँ सभी जगह आज प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। तो हर्षदा लॉसेस हैं, बट मैं एक बात कहूँगा कि आज के लो में निफ्टी के बहुत कोई सीरियस आई थिंक कन्विक्शन नहीं है, बट जो चीज़ हम कल के लिए बहुत नेगेटिवली कैरी कर रहे हैं हर्षदा, वह है निफ्टी आईटी एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी आईटी का एक क्लोज हर्षदा वाकई काफ़ी ख़राब है हर्षदा। निफ्टी आईटी बिखरा हुआ है वीरू। मुझे तो इनफैक्ट मिड कैप्स की हालत देखकर डर लग रही, क्योंकि जिस तेज़ी से ये इंडेक्स आज गिरा है सेकंड हाफ में, इसने ज़्यादा मूड बिगाड़ा भी है। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो शायद बैन में भी जाते हुए दिखाई देंगे, वो फटाफट से आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं। एक तो अनडाउटेडली इंडिया मार्ट रहेगा। इंडिया मार्ट में हमने देखा है तेज़ गिरावट देखने को मिली है, 178% की पोजीशंस यहाँ पर बनती हुई, तो इसने अपनी जगह पक्की कर ली है, रिजर्व कर ली आप कह सकते हैं। ऐसा ही आपको आरबीएल बैंक दिख रहा है, आज का दूसरा बड़ा एक्सीडेंट जहाँ पर 132% तक की पोजीशन हो चुकी है। मन्नपुरम में सेल साइड की पोजीशंस कायम है और 102% की पोजीशंस यहाँ पर आती हुई। पीईएल और एबीएफआरएल भी, एबीएफआरएल आप कह सकते हैं मामला थोड़ा सा ब्रिंक पर है। टाटा केमिकल्स और नैल्को तैयारी करेंगे बैन से बाहर निकलने की। तो एक लंबी लिस्ट हो चुकी है जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब जा रहे हैं बैन वाले स्टॉक्स की। एक दो ट्रेड्स आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ जो अब तक थोड़े से प्रेशर में थे, लेकिन बिकवाली और जोर दिखा रही है। एक बार बीपीसीएल स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज़ आप। 330 पर एक क्लोज है, 3% का नुकसान, एक बड़ा नॉक इसमें एक बार फिर आया है। एचपीसीएल भी देख लेते हैं लगे हाथ, क्या वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन बनी है। एचपीसीएल 4% नीचे, आईओसी 3.5% नीचे। तो क्लियरली कच्चे तेल में जो हम देख रहे हैं मैसिव वॉलेटिलिटी, उसका खामियाजा ये सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भुगत रही हैं। पालविया जी, बीपीएचपी में करेंगे क्या आप? अब क्या बीच में खूब तेजी की थी, अच्छा पैसा बना, अब क्या शॉर्ट करके पैसा बनेगा? तो हर्षा जी, आज बीपीसीएल जिस तरीके से यहाँ पे हमने सेलिंग प्रेशर देखा, एक अपने वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास, वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलोअप सेलिंग 328 के नीचे अगर इसमें होती है अगले सेशन में, तो हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर डाउन मूव टूवर्ड्स 318 की तरफ यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ से कैरी नहीं करेंगे शॉर्ट। कल अगर ये 328 के नीचे खुलेगा तो जरूर शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है 318 के टारगेट के लिए। 18 के टारगेट्स के लिए कल इस पर नजरें होनी चाहिए, आज कैरी करके नहीं चाहिए। कल और कमज़ोर खुलता है तो शायद फिर 300-318 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस 2% के पूरे नॉक के साथ ये क्लोज दिखा रहा है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक पर हमने वैसे टेक्निकली ज़्यादा एक कॉल लिया था रचना जी से, लेकिन राजेश सातपुते ये स्टॉक आप भी ट्रैक करते हैं। 10,846 जो पेन था वो आ चुका है, या फिर आपको लग रहा है अब ऐसे लेवल पर आ खड़ा है कि यहाँ से फिर नीचे फिसलेगा? हर्षद जी, मुझे याद है आपने फ्राइडे भी क्लोजिंग यही पूछा था और तब हमने एक स्ट्रेटेजी रखी थी अल्ट्राटेक का 11,000 का पुट। ये हमने करीबन 120-130 के आसपास सजेस्ट किया था, जिसका हाई आज करीबन 335 है। तो उस पुट का तो टारगेट हो गया। नाउ द टेक्निकल लेवल से अगर आप देखें तो आज फिर भी मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। 5% ओपन इंटरेस्ट है, अगर आप प्राइस भी देखें तो करीबन 2.3% डाउन है। दैट शोज कि यहाँ पे वीकनेस और आएगी। तो कहाँ तक आएगी? तो मुझे लगता है ये अपना 200 डीएमआर टेस्ट करेगा, जो करीबन 10,620 के आसपास है। सो एट अ लेवल ऑफ 10,860 इट इज स्टिल अ सेल। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा 10,950 के आसपास, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और इस शॉर्ट पोजीशन को कैरी करे। शॉर्ट साइड का ये ट्रेड कैरी किया जा सकता है। क्लियरली कंसर्न तो है ही। कमेंस एक और स्टॉक जो आज काफ़ी प्रेशर में आया है, 3587 के आसपास 130 रुपए की गिरावट पर फ्यूचर्स में एक क्लोज हम देख रहे हैं और साइजेबल ओआई एडिशन पर ये शॉर्ट खड़ा हुआ है।
तो लोग अपनी पोजीशंस काटने की पूरी तैयारी में है। अमित, क्या किया जाए इसमें? अब कल के लिए क्या स्थिति रहेगी? कैरी किया जाए ये शॉर्ट का ट्रेड? जी मैम, जिस हिसाब से पोजीशन और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स हमने देखे हैं और ये अपना जिस हिसाब से रेंज ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे जिनका भी शॉर्ट है पोजीशन कैरी करनी चाहिए। मुझे लगता है 3500 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं क्यूमेंस में। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे अपनी पोजीशन का 3620 के आसपास। कई सारे ऐसे स्टॉक्स जहां पर शायद मंदी का ट्रेड कैरी करने वाली स्थिति में मार्केट आ चुका है। स्थिति आज पूरी तरह से बिखर गई है। सोमवार का ये 17, अब देखिए 24,751 के लेवल्स पर ये क्लोज आता हुआ आपको दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, हम 24,680 के आसपास आज का लो दिखा रहे थे, वहाँ से दूरी है, लेकिन 100 पॉइंट का एक नॉक। मिड कैप इंडेक्स की हालत काफ़ी नासाज, इसीलिए आपने देखा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है आज के क्लोज तक। वहाँ मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट से 300 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा रहा है और वो प्रेशर क्लियरली बना हुआ है। वीरू कह रहे थे कि निफ्टी आईटी ने भी अच्छी तस्वीर नहीं दिखाई है। ज़्यादातर नतीजे आ चुके हैं, अब सिर्फ मिड कैप आईटी कंपनियों के नंबर्स आना बाकी है और उससे पहले 600 पॉइंट का एक नॉक इस इंडेक्स ने दिखाया है। तो बिकवाली चौतरफा फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं आज किन पॉकेट्स में वीकनेस है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है सारे पॉकेट्स, शायद निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, हाँ देखिए ऑटो इंडेक्स में थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर, क्योंकि कुछ अंश पुल बैक का देखने को मिला बजाज ऑटो में, M&M में, आयशा में, तो उसने संभाला, वरना बाकी की पूरी स्क्रीन आज लाल में ही बंद हो रही है। निफ्टी आईटी जहां 600 पॉइंट नीचे, एफएमसीजी 800 पॉइंट का नुकसान दिखाता हुआ। बैंक्स की हमने कर ली बात, मेटल्स में 1.5% का नुकसान देखने को मिला है, प्रेशर है। फार्मा की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला और कैपिटल गुड इंडेक्स देखिए 1000 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान दिखा रहा है। आज ये है हाल मार्केट का। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप और वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किन दिग्गजों ने दरअसल मार्केट को ड्रैग किया है। एक तो आज के 2 बड़े एक्सीडेंट नंबर्स के बाद टीसीएस बोल रही हूँ, टाटा कंज्यूमर, आई बेग योर पार्डन, 7% का नुकसान। कोटक में हमने देखा है 4.5% का नुकसान। फिर बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, अदानी एंटरप्राइजेस, पूरे एफएमसीजी स्पेस में स्थिति काफ़ी ज़्यादा नरम दिखाई दी है। आईटी जो कमज़ोर पड़ रहा था उसमें टीसीएस 1.5% नीचे, इन्फोसिस में 1.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। टेक महिंद्रा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि आज टेक महिंद्रा के नंबर्स वैसे थे डिसेंट, लेकिन फ्लैट क्लोज, इतना कुछ सपोर्ट नहीं किया। रिलायंस ने आज लकीली सपोर्ट किया है, तो हम इतने बुरे नहीं थे। HDFC बैंक थोड़े से फ्लेवर में आता हुआ दिखाई दिया है आज, अच्छे नंबर्स पर ये स्टॉक टिका। बजाज ऑटो आपके सामने है ही, एशियन पेंट ने भी सहारा दिया, लेकिन नंबर से लेकर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। सोमवार का 17 और एक थोड़े से पेनफुल शुरुआत की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 24,741 के लेवल पर निफ्टी 50 जाकर क्लोज दिखा रहा है 112 पॉइंट नीचे। तो स्थिति वीरू मंडे के पहले दिन, इस हफ्ते के पहले के दिन के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा हाशिदा कहने वाली थी स्थिति मंडे के लिए अच्छी नहीं है, वो भी अच्छा होता है हाशिदा अगर मंडे आना होता और आज शुक्रवार होता। आज वीरू ये तो पूरे मंडे ब्लूज वाला मार्केट हो गया है। बिल्कुल, अभी इस हफ्ते के 4 दिन और बाकी हैं और आज का सबसे सीरियस ब्रेकडाउन वो है निफ्टी आईटी। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल मंगलवार सारे समीकरण, संकेत, स्टॉक्स इन न्यूज़, स्ट्रैटेजीज लेके सुबह हर्षता में आशीष जुड़ेंगे सुबह मॉर्निंग कॉल में 6:57 पे। उसके बाद मुनाफे की तैयारी अनुज और आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।